मणिपुर के गोरखा परिवार में जन्मे राजू बिष्ट को अपने सेकंड होम यानी ससुराल दार्जिलिंग में जबरदस्त भरोसा एवं अनकंडीशनल प्रेम मिल रहा है। शायद यही वह खास वजह है कि राजू बिष्ट लगातार दूसरी बार दार्जिलिंग से चुनकर संसद पहुंच गए हैं। माननीय सांसद राजू बिष्ट महाशय पहली बार खबर समय के स्टूडियो में साक्षात्कार के लिए पहुंचे हैं और खबर समय के लोकप्रिय कार्यक्रम लेट्स टॉक का हिस्सा बनकर जनता के सामने हमसे खुलकर संवाद करेंगे। जैसा मैंने कहा, राजनीति मेरा पेशा नहीं है और ये मेरी हॉबी है। और इसके साथ ही जैसा मैंने ममता बनर्जी को क्रेडिट दिया, डिस्क्रेडिट भी उतनी ही है। जो बुरा हाल पश्चिम बंगाल का हो सकता था, उनके राज्य में उनके नेतृत्व में हुआ है। हम बात करेंगे इसके बाद आपके भाजपा में कहीं ना कहीं लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन ये बात बता देना चाहता हाँ। हूँ, मैं टीएमसी नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है जोन बाला के साथ कहीं ना कहीं हैंडलिंग ठीक नहीं हुई, ये बात मैं मानता हूँ। क्योंकि तो वहां पर आपने विकास की बात तो की, पेड़ काटे पेड़ काटे जाएंगे, उसके लिए क्या सोचा है? तो आपको एमओएस क्यों नहीं मिला? जनता और संगठन के बीच में काफी दूरी है, इसको क्या कहेंगे आप? केंद्रीय जो बजट था उसमें ये आरोप लगा था कि उसमें बंगाल के लिए बजट में कुछ भी नहीं था। इस पर आप राष्ट्रीय प्रवक्ता के हिसाब से आप क्या? किसी ने कह दिया कि आप ज्वाइन करोगे क्या, मैं नाम नहीं लूंगा। मैंने एक ही शर्त रखी, मैं बोला ममता से बात करो, अगर मुख्यमंत्री कुर्सी मुझे देगी तो मैं जरूर सोचूंगा। क्या सुभाष घिसिंग को पद्मश्री अवार्ड मिलना चाहिए? आपने कभी पहल की थी इस पर? इसमें ये एक विजन आपने निकाला था 2019 में। ज्यादा निपट गए होंगे उसमें से। राजू बन गया जेंटलमैन, बहुत पुरानी, और उसकी शूटिंग भी दार्जिलिंग में हुई थी। তুমি পুছুন না, আমি বুঝতে পারি কিন্তু বলতে ঠিক আছে, পারি আপনার না। যেটাতে কমফোর্টেবল। लेकिन फिर भी ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि बीजेपी हर समय धर्म की राजनीति करती है। तो इस बार तो मैं जब दिल्ली से आया, एक क्रिमिनल जो है मानहानि का केस मैं दिल्ली में ठोक के आया हूँ। दूसरा सिविल जो है वो कलकत्ता में मैंने ऑलरेडी एडवोकेट को बोल दिया कि सिक्किम की राजनीति में मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपका पहला घर मणिपुर भी है, जिसमें पिछले 21 महीने से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखी है हमने, और हाल ही में जिस पे राष्ट्रपति शासन भी लगा है, तो यहाँ कैसे डबल इंजन की सरकार फेल हो गई? तो आइए अब बात करते हैं हमारे माननीय सांसद राजू बिष्ट से। राजू जी, सर्वप्रथम आपको बधाई। आपको एक नई उपलब्धि की है आपने। आपको हाल ही में आयकर विधेयक 2025 की जांच के लिए लोकसभा की समिति के सदस्य के तौर पे चुना गया है। उसके लिए हम शुभकामना देते हैं आपको, ताकि जो इनकम टैक्स का नया विधेयक आएगा उसमें कहीं ना कहीं आप साधारण लोगों को लेकर भी उन चीज़ों को गौर करेंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं हमारी बातचीत के सिलसिले की। लेट्स टॉक में जो हमारा सिलसिला होता है उसमें मैं आपको बता दूं कि मैं भी कुछ प्रश्न आपसे करूंगा जनता के सवालों के हिसाब से, और उसके अलावा हमारे जो लोग हैं, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, वह भी आपसे कुछ सवाल करेंगे। तो पहला मेरा प्रश्न होगा कि आपने माननीय सड़क परिवहन नगर और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से मुलाकात की थी हाल ही में, जिसमें आपने उनसे विभिन्न राजमार्ग परियोजनाओं में तेजी लाने का अनुरोध किया है, जो हमारे दार्जिलिंग पहाड़ी तराई डुआर्स में कनेक्टिविटी में सुधार और विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। बैठक में जो चर्चा हुई इस पर थोड़ा सा अगर प्रकाश डालें आप। सबसे पहले तो खबर समय के सभी टीम के सदस्यों को मैं बधाई देता हूं कि आपके इस प्रयास को, जैसा आपने बताया, 8 साल पूरे हो रहे हैं, और मुझे लगता है सभी भाषाओं में, और जितना मेरा व्यक्तिगत मुझे ज्ञान है, चाहे पहाड़ हो, चाहे तराई हो, चाहे डूअर्स हो, नॉर्थ बंगाल में मुझे लगता है सबसे प्रसिद्ध, और जिसका कंटेंट जो है, जिसके अंदर में खूब आपको क्वालिटी देखने को मिलता है। तो इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं, आपको बधाई देता हूं। और पहला ही प्रश्न, मुझे लगता है ये इंटरव्यू से ज़्यादा मुझे लगता है ये चर्चा वाला एपिसोड है, और आपने पहले ही चर्चा में सवाल पूछा है इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को लेकर के। मैं ऐसा मानता हूं कि नॉर्थ बंगाल और उसमें भी दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी, इस क्षेत्र की जो पोटेंशियल क्षमता है वो अपार है। और जब मैं 2019 में राजनीति में आया और इस क्षेत्र में मैंने देखा, तो मुझे डे वन से एक चीज़ की कमी बहुत खलती थी कि कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के कारण जो हमारी क्षमता या पोटेंशियल थी उससे हम काफ़ी पीछे थे। और लगातार 2019 से मैंने प्रयास किया, और ये मुझे बताते हुए खुशी है कि आज जनता के आशीर्वाद से
और भारत सरकार के आशीर्वाद से ऐसे तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के और कनेक्टिविटी के काम इस क्षेत्र में हो रहे हैं। और आप सबको पता ही है, बालासन से लेकर के जो सेबक आर्मी कैंट तक जो 12 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड बन रहा है, जो करीब 1000 करोड़ की लागत से बन रहा है। हम सब जानते हैं 2009 से इसकी प्रक्रिया चालू थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये अटका हुआ था। और उसके पीछे डिटेल में जाएंगे तो मैंने पाया कि कहीं भी उस पूरे 12 किलोमीटर के रोड के ऊपर में साइंटिफिकली कहीं भी टोल टैक्स कलेक्ट करने का जो है वो स्थान नहीं बन रहा था, इसलिए ये प्रोजेक्ट अटका हुआ था। और ये मुझे बताते हुए खुशी भी है, मैंने गडकरी जी से कहा सिलीगुड़ी की जनता के लिए 1000 करोड़ तो बनता है। और पहला एक हाईवे ऐसा बन रहा है जो सिलीगुड़ी के बीचों बीच, जिसमें 1000 करोड़ रुपये भारत सरकार खर्च कर रही है, उसमें 1 रुपये भी किसी जनता से वसूला नहीं जाएगा। और उसके बाद ऐसे तमाम काम हुए। और हाल ही में जब मैं उनसे मिला, मैं आपके माध्यम से जनता के समक्ष वो जानकारी भी रखना चाहूँगा कि जैसे बालासन नदी से लेकर के सेबक आर्मी कैंट तक जो 12 किलोमीटर का रोड बन रहा है, जिसमें करीब 3.5 से 4 किलोमीटर एलिवेटेड है, और वो 4 लेन कहीं कहीं 6 लेन भी है, और साथ में सर्विस रोड भी है। जैसे ही रोड ख़त्म होगा उसके बाद वहाँ से लेकर के सेबक बाजार तक 14 किलोमीटर का रास्ता है जो फॉरेस्ट से होकर के गुजरता है। वो करीब 1400 करोड़ की लागत से बनने की स्वीकृति मिल चुकी है। और मुझे लगता है अगले 2-4 महीने के अंदर में उसका भी जो है टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसका DPR बन गया है और प्रिंसिपली फॉरेस्ट की तरफ से भी क्लियरेंस मिल चुकी है। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, ये जो तमाम प्रोजेक्ट है जिसका मैं अभी आपको बता रहा हूँ, और उसके बाद जो कोरोनेशन ब्रिज या NH10 का जो भी प्रोजेक्ट योजना है, इसके अंदर में किसी तरह की स्टेट की क्लियरेंस भी नहीं लगेगी। मैं आपके माध्यम से हमारे बड़े भाई गौतम दा को ये भी कह देना चाहता हूँ, क्योंकि ये नेशनल इम्पोर्टेंस और नेशनल स्ट्रेटेजिक के जो है सड़कें हैं, जो बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर तक अगर आप जो है राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से कुछ भी निर्माण करते हैं, उसमें किसी तरह का स्टेट का अप्रूवल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी हमने स्टेट को ऑन बोर्ड लिया है और उनकी तरफ से भी प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुकी है। 14 किलोमीटर की ये सड़क बनेगी। और इसके तुरंत बाद जो अभी कोरोनेशन ब्रिज है, जब आप कोरोनेशन ब्रिज की तरफ जाते हैं उससे पहले एक पेट्रोल पंप आता है, उसके पहले 10-12 घर आते हैं। उस घर से पहले वहाँ से लेकर के सीधा एलन बाड़ी तक जाने के लिए करीब करीब जो है 6.5 किलोमीटर, प्रिसाइजली बोलूँ तो 6.8 किलोमीटर जो है कोरोनेशन ब्रिज, जिसके अंदर में अप्रोच रोड भी होगा। ये तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट होगा और इसकी पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। DPR बन चुका है, रिवाइज DPR भी पूरी हो चुकी है। और इसमें 1100 करीब 90 करोड़ रुपए की जो है स्वीकृति भारत सरकार ने दी है। वो इसी साल के बजट में उसको ले लिया गया है और अगले 1-1.5 महीने के अंदर में ये भी टेंडर में आ जाएगा। इस कोरोनेशन ब्रिज बनने के बाद आप कल्पना करिए, जो आज कोरोनेशन ब्रिज के लिए घूम करके आपको एलन बाड़ी निकलना पड़ता है, 14 किलोमीटर की जो यात्रा है आपकी बचेगी। वो पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ ट्रैफिक की भी समस्या रहती है, गाड़ी धीमी चलती है, एक्सीडेंट के और दुर्घटनाओं के चांसेस बढ़ जाते, उससे भी बचेंगे। तो ऐसे करके लगातार आप जो है सीधा एलन बाड़ी तक निकल जाएंगे। और इसके बाद पहली बार मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और घोषणा कर रहा हूँ, बहुत जल्द, जिसके ऊपर में ऑलरेडी काम चल रहा है, एलन बाड़ी से लेकर के जहाँ पे जो है हासीमारा का एयरपोर्ट है, ये करीब 160 किलोमीटर की सड़कें हैं। 3000 करोड़ से ज़्यादा की लागत से जो है यहाँ पे भारत सरकार जो है 4 लेन की सड़क उसको भी बनाने की योजना में है, उसके ऊपर में काम चल रहा है। तो ये एक बड़ा काम है। और इसके साथ ही आपको पता ही है 717A जो अल्टरनेटिव हाईवे है, डुवर से जो है कालिंगपुंग होते हुए और गैंगटोक और अल्टीमेटली वो रोड नाथुला तक उसने जाना है। तो उसका काम हमारे क्षेत्र में करीब 90% पूरा हो चुका है। अगले 6 महीने में मुझे लगता है उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। और उसके साथ ही इस बार के मीटिंग में मैंने गडकरी जी से ये निवेदन किया है कि जैसे NH10, क्योंकि वो PWD NH डिपार्टमेंट के पास था, हाँ। टेक्निकल शॉर्टेज के कारण या उनके पास मैन पावर शॉर्टेज के कारण या रुपए पैसे के अभाव के कारण कहीं ना कहीं NH10 हमेशा जो है टूटा पड़ा रहता था। अब वो NHIDCL को हैंडओवर हो गया है। NHIDCL उसके रख रखाव के लिए, इमीडिएट मरम्मत के लिए 400-500 करोड़ रुपए जितना खर्च करना होगा वो कर रही है। ऑलरेडी उसका टेंडर निकल चुका है।
अल्टीमेटली इस NH10 के ऊपर में भी एक नया जो है रोड बनेगा, उसका डिज़ाइन और DPR के ऊपर में काम चल रहा है। मुझे लगता है उसके बारे में ज़्यादा बताना अभी उचित नहीं होगा। तो जैसे मैंने उनसे कहा कि जैसा NH10 आपने NHAIDCL को हैंडओवर किया, इसी तरह हमारे क्षेत्र में दार्जिलिंग जाने के लिए NH55 पड़ता है। आप कल्पना करिए, भारत आज़ाद होने के बाद, देश आज़ाद होने के बाद या अंग्रेज जाने के बाद, जब से अंग्रेज दार्जिलिंग छोड़ के गए, दार्जिलिंग जाने की किसी भी सड़क में 1 इंच तक का जो है उसको कभी बढ़ाया नहीं गया। इसके कारण भले ही आज बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन हब दार्जिलिंग माना जाता हो दुनिया भर में, लेकिन दार्जिलिंग तक पहुंचने के लिए जो समस्याओं का जो है, कठिनाइयों का जो परिस्थितियों का जो सामना लोगों को करना पड़ता है, टूरिस्ट को करना पड़ता है, उसके कारण हमारी क्षेत्र के ऊपर में एक बहुत खराब इमेज भी पड़ता है और गलत इंप्रेशन लेकर के यहाँ से जो हमारे टूरिस्ट लोग जाते हैं। तो मैंने इस बार उनसे निवेदन किया NH55 को तत्काल वो NHAIDCL को दे, और साथ ही उसके अंदर में आपको पता ही है उस रोड के साथ, और अंग्रेजों ने बड़ा साइंटिफिक तरीके से उस रोड को बनाया है, कभी कहीं उस रोड में आपको थकान भी नहीं होती। तो मैंने उनसे निवेदन किया है उस रोड में जो रेल की लाइन है, पटरी है, क्योंकि ट्रेन तो सुबह एक जाती है, शाम को एक आता है, लेकिन बाकी टाइम वो खाली पड़ा रहता है, कि रेल और रोड को हम एक समांतर कर दें, तो उसके कारण 10 फीट से लेकर के 20 फीट तक वो सड़क जो है चौड़ी होगी, और मुझे लगता है कम लागत में एक अच्छा सड़क दार्जिलिंग पहुंचने के लिए हमें मिलेगा। उसकी बात हुई है, और प्रिंसिपली रेलवे की तरफ से भी उसमें हामी है। और साथ ही भारत सरकार एक अल्टरनेटिव हाईवे दार्जिलिंग के ऊपर में काम कर रही है, करीब जो 160 किलोमीटर का है, वो आपके माटीगाड़ा से जो है बालासन होते हुए और घूम निकलेगा, फिर घूम से तोदे तांता होते हुए उस रोड ने चालसा तक जाना है, वो पूरा बॉर्डर एरिया को कवर करता है, वो भी अंडर प्रोसेस है। और एक फुलबारी से सिलीगुड़ी के लिए करीब 660 करोड़ रुपए की लागत से 12 किलोमीटर की 4 लेन हाईवे बननी है। आपको पता ही है गोरखपुर से लेकर के ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो है सिलीगुड़ी, और मुझे लगता है अल्टीमेटली फुलबारी और वो जलपाईगुड़ी तक शायद जाएगी, करीब 30,000 करोड़ की लागत से उस सड़क बनने की प्रक्रिया ऑलरेडी चालू है। और बिहार और यूपी के अंदर में लैंड एक्विजिशन का काम ऑलरेडी चल रहा है। पहले वो हाईवे जो गोरखपुर से आ रहा है वो हमारे सिलीगुड़ी पानी टंकी बॉर्डर तक का था, लेकिन स्टेट के उसमें कुछ रिक्वेस्ट थी कि उसको हम थोड़ा और एक्सटेंड करें। मुझे लगता है फुलबारी से होते हुए जलपाईगुड़ी तक वो सड़क जाएगी, वो एक है। ऐसे तमाम सड़क की योजनाएं हैं जिसके ऊपर में भारत सरकार की योजनाएं चल रही है, और मैं भी उसमें लगातार प्रयास कर रहा हूं कि ये सारे जो जितने भी प्रोजेक्ट है, योजनाएं हैं, धरातल में जल्द से जल्द उतरे। और साथ ही पर्वतमाला प्रोजेक्ट, क्योंकि हमारे क्षेत्र में आप देखेंगे बहुत ही फ्रेजाइल है, और हर जगह पहाड़ को काट नहीं सकते, और पहाड़ घूमते हुए जाना उसकी लागत भी ज़्यादा आती है, और क्योंकि पॉपुलेशन भी काफ़ी बढ़ गई है, तो बहुत कम खर्चे में जो है रोपवे के माध्यम से भी एक दूसरे स्थान पे पहुंचा जा सकता है। ऐसे 10-12 रोपवे के ऊपर में काम चल रहा है। सो इस तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की लेकर के उनसे वार्ता हुई। और मैं एक बात जानता हूं, गडकरी जी ऐसे एक मंत्रिमंडल में एक ऐसे व्यक्ति है जो कहते हैं वो अवश्य करते हैं। और इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिलीगुड़ी के चारों तरफ जो है 160 किलोमीटर 150 किलोमीटर के आसपास का एक रिंग रोड बनना है, जिसकी राशि बहुत बड़ी रहेगी, और जिसका प्रिंसिपल अप्रूवल भारत सरकार की तरफ से हो चुका है। ये सड़क जो है ओदलाबारी से आपको ये जो सेबोक बाजार और फिर पानी घट्टा होते हुए नक्सलबाड़ी, पानी टैंकी, और उसके बाद जा कर के घोषपुकुर से आगे एयरपोर्ट के पीछे से होते हुए फुलबारी और ये सब एरिया को कवर करेगा, और जा कर के दोबारा से ओदलाबारी में मिलेगा। सो ये करीब एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर ये रिंग रोड बन जाता है, अगले जो है करीब 50 साल के लिए मुझे लगता है कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि शहर फैल जाएगा, और जिसको आसाम से बिहार जाना वो शहर के अंदर नहीं जाएगा, वो बाहर रिंग रोड से निकल जाएगा, बाईपास से। सो ये एक योजना ही है, उस पे भी जो है काम चल रहा है। और आप सबको पता ही है कि बागडोगरा एयरपोर्ट एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, और नया सिविल टर्मिनल का काम ऑलरेडी चालू है, जिसमें 1600 करोड़ की लागत आएगी। ये सब जनता का है, और मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, एक बार नहीं बल्कि 2 बार दिया, और मेरा राजनीति कोई पेशा नहीं है।
बट बचपन से ही सेवा मेरी हॉबी थी और मुझे लगता है राजनीति भी एक सेवा करने का एक माध्यम है, बड़ा माध्यम है। आप ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं एक ही बार में, और ये मेरी हॉबी ज़रूर है, लेकिन मेरा कोई पेशा नहीं है। और मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ कि जनता ने जिस विश्वास के साथ जो आशीर्वाद दिया उसमें मैं खड़ा उतरूँ, और जब भी राजनीति से मैं दूर रहूँ या त्याग दूँ, तब मैं ऐसा मानता हूँ कि कम से कम जनता ये कहे कि जो भी था अच्छा सांसद था। बस मेरा इतना ही एक रहता है कि कभी भी जनता को ये नहीं लगे कि हमने किसी खराब सांसद को अपने क्षेत्र से चुना। धन्यवाद। आपने जो बातें कही उसमें से एक बात मैंने नोट की है। आपने जो कहा सिलीगुड़ी से होकर जो एक सेवक का जो स्ट्रेच है 14 किलोमीटर का, उससे एक सड़क का निर्माण होगा, आपने ये कहा। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो सड़क जब होगा तो विस्तार होगा, उस रास्ते का मुझे लगता है चौड़ीकरण होगा। चौड़ीकरण होगा तो वहाँ पर आपने विकास की बात तो की, पेड़ काटे जाएंगे। हाँ, पेड़ काटे जाएंगे, उसके लिए क्या सोचा है? देखिए, ये सब बहुत पहले सोचना होता है, और ये सब चीज़ें डिपार्टमेंट भी ऑलरेडी सोचती है, क्योंकि ऐसा मानते हैं पर्यावरण बचाना मतलब अपने आप को बचाना। क्योंकि अगर हम आज पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं तो पर्यावरण जो है वो हमारी सुरक्षा करता है, तो इसीलिए वो हमारा मेन तो है ही। देखिए, ये जो सड़क बन रही है 14 किलोमीटर की, इसमें करीब 7 किलोमीटर सड़क तो एलिवेटेड है, उसमें किसी तरह का पेड़ काटने की आवश्यकता नहीं है। और उस पूरी सड़क में आप जा कर के देखेंगे, ऐसे तमाम क्षेत्र है जहाँ पे आपको जो है बड़े पेड़ नहीं है, छोटे छोटे पौधे हैं, जिसको आप झाड़ी या जंगल कह सकते हो, उसकी सफाई करने से भी आपका 90% काम हो रहा है। कुछ जगह पे अगर पेड़ काटने की आवश्यकता पड़ेगी, मैं ऐसा कह रहा हूँ पड़ेगी, शायद ना पड़े, तो आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी इतना इम्प्रूव है, हमको आज पेड़ काटने की आवश्यकता नहीं है। पेड़ को उखाड़ करके हम दूसरी जगह एज इट इज़ लगा सकते हैं। ये मैंने NH 55 में भी कहा था, लेकिन हमारे यहाँ के DFO नहीं माने, तो वो प्रोविज़न है भारत सरकार के पास। और आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि हमको देखिए, हमको पर्यावरण हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है, और उसको ध्यान में रख कर के ही ये सारे जो है जो भी प्रोजेक्ट और योजनाएं बनेंगे वो उसको ध्यान में रख करके बनेंगे। इसमें किसी को मतलब किसी तरह से ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि वहाँ पेड़ कटेंगे और हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी, क्योंकि सांस हमें भी लेना है, सबको लेना है। धन्यवाद। तो आप जैसा कह रहे थे कि आपको लोगों ने प्यार दिया है, विश्वास दिया, हमने भी इंट्रो में कहा है आपके बारे में कि आपको ज़बरदस्त भरोसा और साथ में अनकंडीशनल प्रेम मिला है। तो अनकंडीशनल प्रेम का मतलब होता है आपसे लोग जो आपके वोटर है, वोट दे रहे हैं, वो आपसे डिमांड नहीं कर रहे। आपने भी कहा था कि मुझे याद है, आपने बागडोगरा एयरपोर्ट पर उतर कर जब इस बार इलेक्शन के टाइम पे आपने कहा था मुझे ज़्यादा प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे लोग जानते हैं। तो इतना अनकंडीशनल प्रेम मिला, इतना सब कुछ मिला, और आप जो अभी केंद्र में मंत्री हैं, जो यहाँ से मंत्री चुने गए हैं, जिन्हें चुना गया है, उनसे ज़्यादा आप दौड़ रहे हैं मंत्रालयों में, जगह जगह पर जाकर आप बात कर रहे हैं, तो आपको MOS क्यों नहीं मिला? मैं ऐसा मानता हूं, ये एज ए मैं एक वोटर, एक मतदाता के तौर पे सभी मतदाताओं के हिसाब से आपसे पूछ रहा हूं कि आपने क्या किसी समझौते के तहत आपको नहीं मिला? क्या आपने टिकट के समझौते पे MOS छोड़ा था? जब पूछना ही था MOS क्यों, फिर तो इंडिपेंडेंट पूछ लेते या सीधा यूनियन मिनिस्टर पूछ लेते। एनीवे, देखिए, जैसा मैंने कहा, राजनीति मेरा पेशा नहीं है और ये मेरी हॉबी है, और मैं ऐसा मानता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत सोच है। आप मंत्री बनोगे तो जनता के कम काम आओगे, क्योंकि मंत्री अपने डिपार्टमेंट में जो है अपने कामकाज में ज़्यादा व्यस्त रहता है। और मैंने पार्लियामेंट में भी एक चीज़ देखा, जब मैं MOS बन जाऊंगा तो मैं बोल ही नहीं पाता, क्योंकि बहुत स्पेशल केस में मंत्री इंटरवीन करता है। लेकिन एज ए सांसद मैं दिन भर की जो 8 घंटे की जो पार्लियामेंट चलती है एक्टिविटी, चाहे उसमें जो है 0 आवर हो, चाहे रूल 377 हो, चाहे कोई भी बिल आए, मैं उसके अंदर में अपनी बात धड़ल्ले से रख सकता हूँ। मुझे लगता है मंत्री बनने के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं। बट एनीवे, जैसा आपने पूछा, और अब आपका सवाल है कि जनता का मैं नहीं जानता, और भारतीय जनता पार्टी में मैंने अक्सर ये देखा है और महसूस किया है। भले ही इस पार्टी के साथ मैं अभी जुड़ा हूँ 2019 से, लेकिन पार्टी के साथ डायरेक्टली राजनीति में तो नहीं, 99 से आज करीब जो है 26 साल हो गए। और मुझे इस बात की खुशी है, मैं प्रधानमंत्री जी से जब पहली बार मिला था, वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं थे, मैं तब से उनको जानता हूँ। और उस पार्टी को मैंने अटल जी के समय, अडवाणी जी के समय,
से लेकर के मुरली मनोहर जोशी जी के समय से लेकर सुषमा जी के समय से लेकर के बहुत बचपन में ही मैं इनके बहुत सारे व्यवस्था में इनके प्रशिक्षण के समय में मुझे मिलने का अवसर मिलता था। मैं बहुत करीब से इस पार्टी को देखा है और ये पार्टी ऐसी है कि जिसकी जो काबिलियत है उसके हिसाब से उसको काम देती है। और इस पार्टी ने जब जब ऐसा लगा किसी को कुछ बना करके हमको लाभ हो सकता है, ऐसा पार्टी ने किया है। और ये प्योरली प्रधानमंत्री का जो है मतलब एरिया है, ये उनको तय करना होता है कि मंत्रिमंडल में किसको रखे किसको नहीं रखे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ हमारे लिए सारे जो 550 करीब जो सांसद है वो सारे ही इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। मगर लोकप्रियता तो आपकी ज़्यादा है। अगर दार्जिलिंग इस उत्तर बंगाल की बात करें तो लोकप्रियता में आप सबसे आगे हैं। हमारी इस क्षेत्र की महत्वाकांक्षा थी कि हमें कम से कम, आपने जैसा कहा कैबिनेट, आप जैसा कह रहे हैं कि आप मंत्री अगर बनते तो आपको कम समय मिलता काम करने के लिए। तो अगर उस हिसाब से मन को संतावना देने वाली बात हो गई कि अगर हम सांसद ना होते तब भी बहुत ज़्यादा काम करते, तब तो सांसद बनने की जरूरत ही नहीं थी आपको, आप तो ऐसे समाज सेवा करके काम कर सकते। नहीं, फिर मैं पार्लियामेंट के अंदर नहीं जा सकता था। तो पार्लियामेंट में जाना सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, मुझे खुशी इस बात की है कि बहुत पवित्र स्थान है, पवित्र लोग हैं और मैं देश भर घूमा हूँ, दुनिया के करीब 40-50 देश घूम चुका हूँ इस छोटी उम्र में और मैंने दुनिया भी देखी है। उसके बावजूद भी मैं ऐसा मानता हूँ कि इससे अच्छा आपको कोई घर या परिवार नहीं मिल सकता। मैं जब भी घर या परिवार की बात करता हूँ, पूरी ये सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, तराई डूवर्स की बात करता हूँ। हम एक परिवार की तरह सेकंड होम है आपका, ये ससुराल है आपका, और मणिपुर के गोरखा हैं आप और वहाँ जन्मे हैं और ससुराल आपका ये है। वही मैं तो देखिए, मेरा जन्म मणिपुर में हुआ, मेरा बहुत सारा उम्र जो है दिल्ली में बीता, लेकिन ये मेरी कर्मभूमि है और मेरी रिटायरमेंट लाइफ भी जो है वो यही रहेगी, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सो यहाँ की ये खासियत है कि हम एक परिवार की तरह रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। इतनी बोली, इतनी भाषा और इतनी हमारी संस्कृति और परंपरा है, उसके बावजूद भी एक परिवार की तरह रहते हैं। मुझे लगता है ये हमारी ताकत है, यहाँ की खूबसूरती भी यही है। राजू जी, अब हम आते थोड़ा सा राजनीति की ओर। क्या कारण है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा अपने पैर नहीं जमा पा रही है, जबकि इससे भी कठिन राज्य भाजपा ने काफ़ी पहले अपनी सरकार बना ली है? और हमारा ताज़ा उदाहरण की बात करें तो दिल्ली है। और अब अगर दिल्ली की बात करें तो एक हिंदी दैनिक समाचार है यहाँ का, उसने लिखा है कि उनके अनुसार दिल्ली की जीत के बाद भाजपा पश्चिम बंगाल में बड़े बड़े दावे कर रही है, मगर आरएसएस के विचारक, जो कि आपकी ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके विचारों के अनुसार ये है कि ये दावे सारे हवाई हैं। जनता और संगठन के बीच में काफ़ी दूरी है। इसको क्या कहेंगे आप? आपका प्रश्न जायज़ है और पहला तो इसका क्रेडिट ममता बनर्जी को जाता है, वो एक फाइटर है, इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरी बात, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल को भी, जब पश्चिम बंगाल की हम राजनीति करते हैं, वो पश्चिम बंगाल की दृष्टि से ही उसको करना चाहिए, क्योंकि देश भर की राजनीति एक अलग किस्म की राजनीति है। और जितनी मेरे को थोड़ी समझ है राजनीति की इस पिछले 5.5 साल 6 साल के कार्यकाल में, उससे पश्चिम बंगाल थोड़ा भिन्न है। मुझे लगता है वो बदलाव शायद इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिले। और कहीं ना कहीं हमारे अभी तक में नेतृत्व कहीं उभर करके सामने नहीं आ रहे थे। मैं अभी नाम तो नहीं लूँगा, ऐसे कुछ नेतृत्व सामने निकल करके आ रहे हैं जो जनता को विश्वास और भरोसा दे सकते हैं कि इनके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल आगे बढ़ सकता है। और इसके साथ ही जैसा मैंने ममता बनर्जी को क्रेडिट दिया, डिस्क्रेडिट भी उतनी ही है। जो बुरा हाल पश्चिम बंगाल का हो सकता था, उनके राज्य में उनके नेतृत्व में हुआ है। अगर मैं 2-3 आंकड़ों के माध्यम से आपको बताऊं, आप देखिए, जब वामपंथ यानी जब सीपीएम सरकार में थी और इतने लंबे समय तक उन्होंने जो है सत्ता में रहे, और जब सीपीएम सत्ता से बाहर गई तो पश्चिम बंगाल का कर्जा 1,70,000 करोड़ के आसपास था। आप कल्पना करिए, इस 15 साल के कार्यकाल में आज वो कर्जा बढ़ करके 7 लाख करोड़ हो गया है। यानी हर एक पश्चिम बंगाल की जनता के ऊपर में 70,000 रुपये का जो है बैंक का कर्जा है, वो आपके ऊपर भी मेरे ऊपर भी है। दूसरा, जब देश आज़ाद हुआ, सब कुछ ही जो है पश्चिम बंगाल केंद्रित होता था और पश्चिम बंगाल का देश में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 25% होता था, वो आज जो है 3% से कम रह गया है। देश की जो प्रोडक्टिविटी होता था, प्रोडक्शन होता था,
वो करीब 24% से ज़्यादा जो है पश्चिम बंगाल का हिस्सा होता था, आज वो 2.5-3% पे आके रह गया है। अभी कोई मैं देख रहा था जो NBFC जो नॉन बैंकिंग फैसिलिटी के बैंक होते हैं, उसके अंदर में आप देखेंगे लगातार जो है कटौती हो रही, कमी, मतलब लोग, कंपनियां, इंडस्ट्री पश्चिम बंगाल छोड़ के यहाँ से भाग रहे हैं। और 3 दिन पहले आपने पश्चिम बंगाल का बजट देखा, 3 लाख करोड़ का बजट है। उस बजट में जा करके देखेंगे सबसे बड़ा हिस्सा तो सैलरी देने में, प्रशासनिक खर्चे में, और जो बैंक से लोन ले रखा है उसका ब्याज भुगताने में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो कुछ है ही नहीं। 100 करोड़ रुपए आपने चाय सुंदरी के नाम से घोषणा की, उसके अलावा आप कुछ बता दीजिए। वापस आ जाइए नॉर्थ बंगाल में। नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट बोर्ड को आपने दिया 850 करोड़ रुपया, माइनॉरिटी अफेयर्स को आपने दिया 6000 करोड़ रुपया। चलो उनको दे दो, 6 क्या उनको 8 दे दो। बट माइनॉरिटी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ एक समुदाय, उसके अंदर में बुद्धिस्ट भी आते हैं। तमाम उन माइनॉरिटी समुदाय के लोगों को भी वो पैसा जाना चाहिए। चलिए ठीक है, आपने 6000, 5600 करोड़ रुपए आपने वहाँ माइनॉरिटी अफेयर्स को दिया। लेकिन नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट बोर्ड, जिसकी आबादी 3 करोड़ से ज़्यादा है, जिसमें 8 जिले आते हैं पश्चिम बंगाल में, उसको आपने जो है करीब 850 करोड़ रुपया दिया। और उस 850 करोड़ में मैं आपको बता रहा हूँ 50-60% पैसा ही खर्च होता है, बाकी लैप्स होके वापस चला जाता है। बंगाल के बाद फिर आ जाओ जीटीए में। आपने जीटीओ के लिए 1000 करोड़ का घोषणा किया। उस 1000 करोड़ का डिटेल में आप जा करके देखेंगे 850 बल्कि 882 करोड़ 882 करोड़ रुपया तो सिर्फ जीटीए के एम्प्लॉय की सैलरी और प्रशासनिक खर्चे में, यानी बचा विकास के नाम से 120 करोड़ रुपये। तो आप किसको ठग रहे हो? तो ये स्पष्ट दिखता है ममता दीदी के नेतृत्व में जितना बुरी स्थिति हो सकती है उस लेवल तक पश्चिम बंगाल आ चुका है। आप हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, धरने पे बैठे हैं दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के सारे डॉक्टर्स और स्टाफ, क्योंकि 3-4 महीने से आपने उनको सैलरी नहीं दी। एजुकेशन का वही हाल है, 800 से ज़्यादा जो है स्कूलें बंद हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे टीचर नहीं है और पढ़ने के लिए बच्चे भी नहीं आते। तो ये तमाम चीज़ें ममता दीदी की देन है। और मुझे लगता है ममता दीदी अब थक भी चुकी है, थोड़ी बूढ़ी हो चुकी है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अवसर है, और ये अवसर भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनाने के लिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये अवसर पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ जनता की सुरक्षा के लिए और राष्ट्रीय सुरक्षा से भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरा पश्चिम बंगाल का क्षेत्र जो है एक इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ है। यहाँ बांग्लादेश भी है, यहाँ नेपाल भी है, यहाँ भूटान भी है, बगल में चाइना भी है। तो इसलिए भी, और करीब 4-4.5 हज़ार किलोमीटर की जो पूरी सीमावर्ती क्षेत्र लगती है पूरी देश की बांग्लादेश से, उसमें से 2,500 किलोमीटर तो सिर्फ जो है पश्चिम बंगाल से लगता है। तो ये सब दृष्टि से, और जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, जिस तरह से घुसपैठ लगातार आ रहे हैं, जिस तरह का यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, मुझे लगता है उसकी कोई वर्णन करने की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ पे महिला सुरक्षित नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, और मुझे लगता है कि ये 2026 जो है भारतीय जनता पार्टी और यहाँ की जनता के लिए अवसर होगा। और मैं पश्चिम बंगाल की जनता से भी अपील करता हूँ, देखिए कई बार हम वोट डालने जाते हैं तो उसमें बहुत थोड़ी चीज़ें कई बार देख करके हम निर्णय ले लेते हैं। मुझे लगता है पिछले लंबे समय का ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए, और भविष्य में जिस आने वाली पीढ़ी के लिए जिस भविष्य की कल्पना करते हैं उसको ध्यान में रख करके मुझे लगता है वोट करना चाहिए। मैं उदाहरण के तौर पे भी आपको समझा सकता हूँ, अगर आप इजाज़त दो। आप देखिए बगल में एक राज्य है त्रिपुरा, वहाँ पे भी वामपंथ ने 35 साल तक शासन किया। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट का ग्रोथ इंजन जो है त्रिपुरा अगरतला बना हुआ है। यहाँ पे भी वही हाल था, ममता दीदी और वामपंथ मिलकर उससे ज़्यादा समय तक शासन किया। लेकिन वामपंथ जाने के बाद जो एक जनता ने कल्पना की थी शायद ममता बनर्जी इसमें कुछ बदलाव लाए, लेकिन उनकी कमियां तो थी, उसके ऊपर टॉप अप कर दिया टीएमसी की और बीमारी। तो यहाँ तो हम डबल फंसे हुए हैं। मुझे लगता है इससे मोदी जी ही, भारत सरकार ही हमें मुक्ति दे सकती है, ऐसा मैं मानता हूँ। धन्यवाद। बात आपने बजट की उठाई थी, तो इसमें एक बात और आती है कि केंद्रीय जो बजट था उसमें ये आरोप लगा था कि उसमें बंगाल के लिए बजट में कुछ भी नहीं था। इस पर आप राष्ट्रीय प्रवक्ता के हिसाब से आप क्या कहेंगे? ऐसा है, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, इसलिए टीएमसी के नेता को बोले कम ही प्रश्न पूछे तो अच्छा है, क्योंकि ये डेप्थ में जाते नहीं है, पढ़ते नहीं है। बजट आने से पहले इनको बयान देना होता है, क्योंकि इनको टेलीविज़न में आना होता है। आप देखिए एक चीज़ होती है, जो सेंट्रल जो स्टेट को स्पॉन्सर्ड करती है स्कीम के माध्यम से, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से,
2014 भी छोड़ दीजिए, 2019-20 में करीब 13 लाख करोड़ रुपए होता था, 13 लाख करोड़। 2025-26 का जो बजट आया, जो करीब 50 लाख करोड़ का बजट है देश का, उसमें से जो है 13 लाख करोड़ बढ़ करके 25 लाख करोड़ हो गया। ये 25 लाख करोड़ रुपया देश के 30 राज्यों में बटेंगे और 3 स्टेट को छोड़ दो तो चौथा बड़ा स्टेट जो ये पैसा पाने वाला है वो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल। तो आप किस आधार पे आरोप लगा रहे हैं? 30 में से चौथे बड़े राज्य आप हो जहां पे सबसे ज्यादा पैसा आपको मिल रहा है। 1.5 लाख करोड़ रुपया 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री भारत सरकार ने दिए। ये मैं वो आंकड़े बता रहा हूं, आमतौर पे आपको कोई नहीं बताएगा। 1.5 लाख करोड़ इंटरेस्ट फ्री, वो भी 50 साल के लिए भारत सरकार आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए दे रही। वो किसका पैसा है? वो पश्चिम बंगाल का पैसा है। इतना ही नहीं, पिछले 4 साल हमेशा 10 लाख करोड़ से ज्यादा के कैपेक्स हुए, इस बार वो बढ़कर के 11.21 लाख करोड़, हिंदी अंग्रेजी दोनों मिला के बोल रहा हूँ फिगर। ठीक है। सो 11.21 लाख करोड़ रुपया जो है ये कैपेक्स यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो प्योरली इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में खर्च होगा, यानी पुराने मरम्मत में नहीं होकर के ये नया कैपिटल बनेगा, एक नया जो है जनता के लिए धन क्रिएट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, इसके लिए ये भारत सरकार ने दिए। इसमें 50,000 करोड़ से ज्यादा तो पश्चिम बंगाल को मिलेगा। तो किस आधार पर पश्चिम बंगाल कह रहा है वो समझना होगा। इसी तरह 3 करोड़ जो है प्रधानमंत्री आवास योजना बनेंगे, वो भी पश्चिम बंगाल के लिए। 12 लाख करोड़ और टॉप ऑफ इट 75,000 रुपए का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। हम सब सैलरीड लोग हैं, हम सबको पता है। 12,75,000 रुपए तक अगर आपकी साल में इनकम है तो आपको टैक्स देना नहीं है। मुझे लगता है सिलीगुड़ी ऑलमोस्ट 80% कवर हो जाता है उसमें। ये पश्चिम बंगाल के लिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 शुरू हो रहा है और हर घर जल को 2028 तक बढ़ा दिया है और हजारों करोड़ रुपया, कई लाख करोड़ रुपया उसके ऊपर में भारत सरकार खर्च कर रही है। वो दुर्भाग्य है पश्चिम बंगाल का। देश भर में जो है 73% तक टैप वाटर घरों में पहुंच चुका, हमारे यहाँ 40% पे ही हम अटके हैं, उसमें भी भ्रष्टाचार है। तो तमाम चीजें जो भी सीतारमन जी ने कहा वो सब पश्चिम बंगाल के लिए भी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल भारत का ही एक स्टेट है। वहाँ पे आप देखिए 50 जो है जो टूरिज्म डेस्टिनेशन हब डेवलप करेंगे, उसमें तो दार्जिलिंग भी है। उसमें होम स्टे की बात की है, उसमें तो दार्जिलिंग भी है। पिछले साल के बजट में 1000 करोड़ रुपया चाय बगान को दिया था, 500 करोड़ रुपया तो हमको भी उसमें मिलेगा। और जो बागडोगरा एयरपोर्ट बन रहा है वो केंद्र सरकार ने वो पैसा दिया है। यानी घोषणा जो होती है उससे ज़्यादा पैसा जो है पश्चिम बंगाल को मिला है। और पिछले 10 साल के कार्यकाल में आप कल्पना करिए 2,500 किलोमीटर की नई जो है हाईवे भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में बनाए। हर साल 5,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा जो है पश्चिम बंगाल रेलवे डिपार्टमेंट जो है पश्चिम बंगाल सरकार को देती है। 3 वंदे भारत ट्रेन तो हमारे यहीं से चल रहे हैं सिलीगुड़ी से। मुझे लगता है इसमें कोई दम नहीं है। सिर्फ आरोप लगाना मुझे लगता है उचित नहीं है। और तथ्य में जाकर के जो देश का बजट 20-21 लाख करोड़ रुपया होता था, आज बढ़ के 50 लाख करोड़ हो गया। कल्पना करिए 50 लाख करोड़ रुपया, और ये सारा 50 लाख करोड़ रुपये 30 जो है राज्यों में जाने। अल्टीमेटली हर एक राज्य को एवरेज 1.5 लाख करोड़ मिलेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल बड़ा राज्य है, इसलिए पश्चिम बंगाल को 2.25 लाख करोड़ के आसपास मिलेगा। लेकिन ये पैसा जनता तक नहीं पहुंचता। मैं इसमें सहमत हूं, क्योंकि ये पैसा आधा टीएमसी के नेताओं के जेब में जाता है। धन्यवाद। हम बात करेंगे इसके बाद। आपके भाजपा में कहीं ना कहीं लोग छोड़ रहे हैं अभी हाल ही में। मैं तो उदाहरण के तौर में आपने नहीं छोड़ा। चर्चा तो ये भी थी आप इलेक्शन में टिकट नहीं मिलेगा तो आप भी छोड़ देंगे, ऐसी चर्चाएं थी। मैं बोला ना, मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं, मेरी हॉबी है। मेरा पैसा नहीं है। मैं खुश हूँ, मैं बढ़िया नौकरी करता हूँ, बढ़िया तनख्वाह मैं लेता हूँ, मैं खुश हूँ। सो ये मेरी हॉबी है, इसलिए मैं जब पार्टी बोलेगी लड़ो मैं लड़ूंगा, जब कहेगी नहीं लड़ना नहीं लड़ूंगा। आपके ही लेकिन ये बात बता देना चाहता हूँ, मैं टीएमसी नहीं जाऊंगा। ये मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ। देखिए मुझे एक तो बार मुझे किसी ने, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, किसी ने कह दिया कि आप ज्वाइन करोगे क्या, मैं नाम नहीं लूंगा। मैंने एक ही शर्त रखी, मैं बोला ममता से बात करो, अगर मुख्यमंत्री कुर्सी मुझे देगी तो मैं जरूर सोचूंगा। तो बस बात वहीं रहेगी। तो मैं बात कर रहा था पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉन बारला के बारे में। तो इससे आगामी विधानसभा चुनाव में कोई नुकसान होता दिख रहा है आपको? मुझे लगता है जॉन बारला के साथ कहीं ना कहीं हैंडलिंग ठीक नहीं हुई है, ये बात मैं मानता हूँ, क्योंकि जॉन मेरा बड़ा भाई भी है, मेरा दोस्त भी है, और मैं जॉन के साथ भी हूँ, मेरी लगातार रोज बात होती भी है।
और जॉन बारला एक चाय बागान के एक श्रमिक से निकल करके पार्लियामेंट पहुंचना और एक राष्ट्रीय लेवल पे एक मंत्री रहना, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट उनकी है और पार्टी ने भी उसमें उनको इस मुकाम तक पहुंचाया है। लेकिन चुनाव में उनको दुर्भाग्य से टिकट नहीं मिला। अब जो भी कारण है वो तो नेतृत्व तय करता है, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से उनके साथ हैंडलिंग हो सकती थी, मुझे लगता है उसमें कई चूक हुई है। उसको ठीक करने का हम प्रयास कर रहे हैं और जितना मैं जोनदा को जानता हूँ वो भी टीएमसी नहीं जाएंगे। तो बाकी ऐसे कुछ लोग रहते हैं, देखिए कई बार पंचायत के लोग चले जाते हैं, कुछ संगठन के लोग चले जाते हैं। अब किसी को आप रोक नहीं सकते क्योंकि ये सब कार्यकर्ता है, कोई कर्मचारी तो है नहीं कि आपने तनख्वाह और जो है सैलरी दे करके रखे हों। कार्यकर्ता है, स्वाभाविक रूप से आपके विजन के साथ और पार्टी के उद्देश्य को लेकर के या पार्टी का जो सिद्धांत है उसको देख करके जुड़ता है और कई बार उसको लगता है कि अगर उसके सिद्धांत से मेल नहीं खाता वो जाता भी है और इसी तरह आता भी है। तो आना जाना मुझे लगता है राजनीति में चलता रहता है। वो 20% आबादी ऐसी रहती है, वो घुमक्कड़ की तरह घूमते रहते हैं। धन्यवाद। अब हम प्रश्न पे आते हैं, पहाड़ की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। कहीं भी चलिए। सुभाष घिसिंग और गोरखालैंड एक दूसरे के पूरक हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जग जाहिर है। और दार्जिलिंग पहाड़ के लगभग सभी क्षेत्रीय दल गोरखालैंड को केंद्र कर राजनीति कर रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार से सुभाष घिसिंग को पद्मश्री अवार्ड देने के लिए सभी दलों ने आवाज़ उठाई थी, मांग की थी, लेकिन सुनने में आ रहा है कि केंद्र सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना। इस पर आपका दृष्टिकोण क्या है? क्या सुभाष घिसिंग को पद्मश्री अवार्ड मिलना चाहिए? आपने कभी पहल की थी इस पर, क्योंकि आप भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं। पहली बात, सुभाष घिसिंग जी, स्वर्गीय सुभाष घिसिंग जी हम सब गोरखाओं के बहुत बड़े नेता हैं और अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो हमारे हक और हमारे अधिकार के लिए लड़ना अगर किसी नेता ने सिखाया उसका नाम स्वर्गीय सुभाष घिसिंग है। और आपने जैसे कहा किसी ने पद्मश्री के लिए अप्लाई किया, मेरे भी जानकारी में विधायक ने चिट्ठी भी लिखी थी और मैंने भी इस बारे में बात की थी, लेकिन मैंने पद्मश्री के लिए नहीं, पद्म भूषण के लिए मांग की थी। और मुझे लगता है आने वाले समय में भारत सरकार उनकी जो इस क्षेत्र को या गोरखा समाज को राष्ट्र के साथ जोड़े रखने में और अपनी बात को मजबूती के साथ रखने में जो उनको योगदान है उसको ध्यान में रखते हुए और उनकी कला और संस्कृति के प्रति जो उनका रुझान था और उनकी जो उपलब्धि थी उसको भी ध्यान में रखते हुए उनको जरूर सम्मान करेगी, ऐसा मैं मानता हूं। और ऐसे नेता है जो सुभाष घिसिंग जी को चाहे नॉर्थ ईस्ट के हो चाहे कहीं के भी गोरखा समुदाय के लोग हों, सब सम्मान करते हैं। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, संतुष्टि है, आज ये मौका मिला मैं आपके सामने बताता भी हूँ। जब गृह मंत्री जी एक बार सिलीगुड़ी आए थे और होटल मेफेयर में ही रुके थे, तो मुझे नहीं पता था उनको इतना डेप्थ नॉलेज होगा सुभाष घिसिंग जी के बारे में। तो उन्होंने बताया, बोला राजू बहुत ही मजबूत नेता थे, इतने मजबूत थे कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री भी जो है वो उनसे बात करने में घबराते थे और उनके सामने हाँ ना जो भी मुंह पे बोलाते थे। बोला ऐसा नेता आज तक मैंने नहीं देखा। मुझे लगता है ये अपने आप में हम सब के लिए बहुत सम्मान का विषय है। अब मेरे प्रश्न लगभग खत्म हो रहे हैं, फंसा नहीं लेकिन पाओगे। मेरा एक प्रश्न है, ये एक विजन आपने निकाला था 2019 में, ज़्यादा निपट गए होंगे उसमें से। हाँ, यही मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने एक पन्ना का जो विजन निकाला था उसमें कितना पूरा हुआ है? जो मुख्य चीज़ थी जिसको लेकर केंद्र कर आप लोग चुनाव लड़े थे। पूछिए, मेरे से मत बुलाइए, आप पूछिए ना क्या था। परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन। देखिए, दार्जिलिंग तराई डूवर्स का स्थायी समाधान ही एकमात्र समाधान है, क्योंकि जो अन्याय अत्याचार सिर्फ गोरखाओं के साथ नहीं, जो आपके साथ भी हो रहा है, जो आदिवासी और राजवंशी के साथ हो रहा है, जो यहाँ के बंगला भाषियों चाहे हिंदी भाषियों के साथ हो रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। और जो भी नॉर्थ बंगाल के विशेष करके इन 4-5 जिले, जो ऊपरी वाले जिले में जो भी लोग रहते हैं, आप उनसे पूछिए, वो पीड़ा सबके मन में है। और भारत सरकार इसको लेकर के गंभीर है, लेकिन ये इतना बड़ा विषय है, समय और कई बार चीज़ें है वातावरण को देखते हुए करना पड़ता है, ऐसा मेरा मानना है। 2021 में एक वार्ता की शुरुआत हुई थी, किन्हीं कारणों से उसमें थोड़ा समय लगा था,
इस बार जब गृह मंत्री आए थे उन्होंने दोबारा कहा जनवरी में करूंगा, लेकिन मुझे लगता है दिल्ली में जो चुनाव हुआ उसकी वजह से थोड़ी देरी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि जितना मैं जानता हूं और कोई नहीं जानता, बहुत बयानबाजी हुई पिछले 1 महीने में। शायद मेरी भी कमी रही कि मैंने उस बारे में ज़्यादा नहीं बताया, क्योंकि आजकल मैंने मीडिया में बताना थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि वार्ता बाद में होती है, चर्चा बाद में होती है, मीडिया में पहले आ जाता है और उसमें इतना डिबेट हो जाता है शुरू हो जाता है कि मैं ही कंफ्यूज हो जाता हूं कि वार्ता में आखिर लेके क्या जाऊं। तो मेरी यहाँ आने से परसों भी मैं रात में भी अभी होम सेक्रेटरी नए बने हैं, आपको भी पता होगा, गोविंद मोहन सिंह है। और लकीली ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि वो सिक्किम कैडर के हैं और गैंगटॉक के डीएम भी रह चुके हैं और नेपाली भी बहुत अच्छे से बोलते हैं। वो नए जो है चीफ सेक्रेटरी बने, क्योंकि पुराने चीफ सेक्रेटरी गवर्नर बन के मणिपुर गए हैं अभी, और उनके साथ और एमओएस के साथ जिन्होंने ड्यूटी लगाई थी होम मिनिस्टर सर ने, नित्यानंद राय जी, हम सब जानते हैं एमओएस होम है, तो उन दोनों के साथ मैं परसों ही बैठा था कि हमारा एजेंडा और किसको बुलाना नहीं बुलाना वो सब विषय के बारे में डिटेल चर्चा हुई। अब एक जगह गाड़ी जा करके थोड़े होम सेक्रेटरी का एक अपना ओपिनियन है कि जब ट्राइपेटाइट टॉक होगा, अगर गृह मंत्री की अध्यक्षता में होगा तो उसमें मुख्यमंत्री ही होना चाहिए, ऐसा उनका एज पर प्रोटोकॉल वो उसमें उन्होंने अपनी बात रखी है। तो अब बाइपेटाइट होगा कि ट्राइपेटाइट होगा, ये गृह मंत्री से पूछ करके 1-2 दिन के अंदर में वो स्पष्ट करेंगे। उसके बाद जो है बुलावा आएगा, मुझे लगता है जल्दी वो प्रक्रिया शुरू होगी। और मैं ये चाहता हूँ एक बार ऑन बोर्ड हो जाए, एक बार ये डायलॉग जब ऑन हो जाएगा, उसकी एक टीम गठित होगी, तो मुझे लगता है इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन जब भी घोषणा होगी, बंगाल की परिस्थिति और ममता दीदी का मूड देखते हुए ही हम घोषणा करेंगे, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अब भी नहीं तो फिर कभी नहीं। और इस क्षेत्र की जनता ने देखो बहुत कुछ सहा है, वो चाहे 86 से 88 का आंदोलन हो और जीटीए से पहले 2007 का आंदोलन हो, 2017 में जो हुआ है वो सब हमारी आंखों के सामने है, कितने लोग शहीद हुए हैं। और इन सब के कारण जो है विकास वो आके सिलीगुड़ी तक ही अटक गया, पहाड़ में तो चढ़ा भी नहीं, डूअर्स की तरफ गया ही नहीं। तो बहुत कुछ खोया है। जो कुछ भी हमारे पास था, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज से लेकर के जो कुछ भी हमारे पास था, धन संपत्ति, वो सब हमने घुमाया है, हमने अपने परिवार को खोया है। और मुझे लगता है जो लोग स्थायी समाधान को लेकर के या अलग राज्य की मांग को लेकर के जो शहीद हुए हैं, उनकी आत्मा भी रोती होगी। मुझे लगता है उनकी आत्मा की श्रद्धांजलि के लिए भी ये अति आवश्यक है कि स्थायी समाधान हो। इसके लिए जिस हद तक जाना होगा, सांसद के रूप में या इस क्षेत्र का एक नेता के रूप में या स्वयं एक गोरखा पुत्र होने के नाते जिस भी एक्सटेंट तक मुझे जाना होगा वो मैं जरूर जाऊंगा। लेकिन प्रक्रिया जारी है, इसमें कोई फुल स्टॉप नहीं है या भारत सरकार ने हम नहीं करेंगे ऐसा नहीं कहा है। ये जरूर है कि समय लगा है, देरी हुई है, ये बात मैं मानता हूँ। 2 व्यक्तिगत सवाल करूंगा, 2। बिल्कुल करिए। पहला सवाल, आप अगर राजनीतिज्ञ नहीं होते तो क्या होते? मैं बिजनेसमैन होता, जो मैं अभी भी हूँ, बिजनेसमैन। और मुझे व्यापार यानी पैसा कमाना बहुत अच्छा लगता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि गरीब पैदा होना पाप नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना पाप है। और मैं जब मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं 5वीं या 6ठी में पढ़ता था। मैंने व्यापार कहाँ से सीखा? मैं मणिपुर में जन्मा, एक छोटे से गांव में, जहाँ पे सिर्फ एक स्टेट हाईवे होती थी। उन दिनों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी नहीं होती थी। जब मैं स्कूल पढ़ता था, स्कूल जाने के लिए 3 किलोमीटर पैदल जाता था, पैदल आता था, क्योंकि घर में 2000 रुपये नहीं थे। उन दिनों कैप्टन साइकिल आती थी जिसकी कीमत करीब 1800-2000 रुपये पड़ते थे, तो वो खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। उस परिवार में जन्मा पला बड़ा हूँ। और लेकिन मेरी माँ जो है हमारे परिवार को चलाने के लिए सवेरे 4 बजे उठ करके सिटी जाती थी, यानी बस में बैठ करके 1 घंटा तक यात्रा करके शहर जाती थी इम्फाल में। वहाँ से साग सब्जी और बहुत सारे सामान खरीद करके लाती थी, कुछ मारवाड़ियों से, कुछ मैतेई से, कुछ कुकी से, कुछ नागा से, वो सब लेकर के घर आती थी। फिर करीब 3 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक जो है दुकान लगा करके उसको बेचती थी। मुझे लगता है 20, 25, 30 रुपये दिन की बचत होती थी, उसी में हमारा परिवार चलता था। तो छुट्टियों के दिन, और मुझे स्कूल जाना थोड़ा कम पसंद था, फ्रेंकली बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाकू या पढ़ाई में विश्वास रखने वाला व्यक्ति नहीं था। तो मुझे माँ के साथ इम्फाल जाना, बस में बैठना वो ज़्यादा अच्छा लगता था। तो मैं ज़्यादा समय माँ के साथ रहता था। जब वो लोगों से ख़रीदती थी,
और वापस आकर के बेचती थी। 10 रुपये की चीज़ लेकर के आएंगे, लॉजिस्टिक कॉस्ट होगा, कुछ मेहनत होगी, 12 रुपये की होगी, उसको 14 में 15 में कैसे बेचना है मैं बचपन से ही जानता था। सो बाद में गया, मुझे कुछ अवसर भी ऐसा ही मिला। 2012 में एक कंपनी का एमडी बनने का मुझे सौभाग्य मिला और मुझे आज ये कहते हुए खुशी भी है, जब मैं उस कंपनी का एमडी बना था साल भर का प्रॉफिट 0/0 था। आज और उस दिनों जितना मुझे पता है करीब 3,000 करोड़ की टर्नओवर होती थी, आज उस कंपनी की टर्नओवर 8,000 करोड़ से ज़्यादा है। 3,000 साढ़े 3,000 कर्मचारी काम करते थे, आज 12,000 लोग काम करते हैं। साल में प्रॉफिट 0 था, आज बढ़ के पिछले 4 साल से लगातार जो है करीब 550-600 करोड़ का प्रॉफिट है। और मेरा MBA का बैकग्राउंड नहीं है, मैं कोई चार्टर अकाउंटेंट भी नहीं हूँ और मैं कोई IITian या IIM भी नहीं हूँ। और मैं ये जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है एक तो भगवान का आशीर्वाद और दूसरा मेरी माँ से मैंने जो सीखा वही मेरे व्यापार में भी काम आया। हालांकि जवाब लंबा हो गया। मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं था, मेरा एक ही विज़न था बचपन से ही, मुझे सेवा करना पसंद होता था। नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ियों में और सभी राज्यों में मैं जाता था। इन पर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कर्नाटक तक जो है मैं सेवा के काम में, सूर्य फाउंडेशन के काम में लगातार जाता था। रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, बेलाडीला में, जहाँ आज नक्सलाइटें जाकर के जो है 10-10 दिन 20-20 दिन रुकता था। आपके सिक्किम आज से 15 साल आकर के रंगपुर और पाचीखानी में मैं 20-20 दिन तक स्कूल में रुक करके बच्चों को पढ़ाने का काम किया हूँ। तो ये सब काम मेरा हॉबी था और साथ में मैं इस कंपनी के साथ जुड़ा था, तो वो काम में मैं खुश था। और मैं 2019 में आया नहीं हूँ, मुझे भेजा गया है और मैंने तो कहा भी नहीं था। इनफैक्ट 2019 में जब टिकट की घोषणा हुई, मुझे आज भी याद है, मैं बच्चों के साथ पिक्चर हॉल में मूवी देख रहा था और मुझे किसी ने बताया तुम्हारा नाम डिक्लेयर हो गया है। तो हॉल से मैं बच्चों को छोड़ करके आकर के नेक्स्ट डे आकर के नॉमिनेशन भरा था। सो डेस्टिनी है। ठीक है। दूसरा एक पर्सनल और सवाल था कि एक वीडियो आपका वायरल हुआ था जिसमें आप माने एक बढ़िया ढंग से एक डांस कर रहे थे अपनी वाइफ के साथ में। तो आपको ये डांस कहीं सीखा है आपने या? मैं बहुत अच्छा डांसर हूँ, इतना अच्छा भी नहीं, लेकिन मुझे डांस करना बचपन से ही पसंद है। हमारे यहाँ पे भैलो चलता है, देवसी भैले, आपको पता है। हाँ, तो मणिपुर में भी खूब होता है। हम लगातार दिवाली के समय 3 दिन 3 रात तक नॉन स्टॉप डांस करते थे। और उसमें जनरली क्या होता है, 7-8 बजे शुरू होता है, 11 बजे तक सब थक जाते हैं, लेकिन मैं सुबह 4 बजे तक नाचता रहता था। आप खुद? तो मुझे शौक था। और मैं आपको ये भी बताऊं, आज भी इस उम्र में दिल्ली में कई बार, अब इतना समय तो नहीं मिलता, या सिलीगुड़ी में जब मेरे बच्चे आते हैं, वो मेरी 3 साल की बच्ची है छोटी, तो उसका ये आज भी रूटीन है कि भोजन करने के बाद सोने से पहले आधा घंटा वो डांस जरूर करते हैं। कई बार बाप और बेटी मिलके भी करते हैं। अगर ये वीडियो आप हमें शेयर कर सकें तो बहुत अच्छा होगा, हम दिखा सकते हैं। ये नहीं कर सकता। तो चलिए, मेरे सवाल फिलहाल के लिए मैं पॉज कर रहा हूं उनको। अगर कोई सवाल आया तो लास्ट में करूंगा, उससे पहले मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, जो भी सवाल करना चाहता है सांसद महोदय से सीधे तौर पे कर सकते हैं। हाल ही में जी, ये शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बयान दिया था, हाँ। आपको भी याद होगा कि उनको मैं इतना सुनता तो नहीं हूँ। खाने पीने के मामले में उन्होंने कहा था कि पूरे देश में शाकाहारी खाने को ही प्राथमिकता दी जाए। किस चीज़ को? शाकाहारी खाना। वेज को प्रमोट किया जाए। देखो, मैं तो नॉनवेज खाता हूँ। जबकि वो TMC के सांसद है। देखो, TMC को तो देखिए किसने क्या बयान दिया और वो किस पार्टी का है, इससे कोरिलेट करना पता नहीं कितना जायज़ है, खास करके इस वक्तव्य में। और मुझे लगता है, देखिए, किसको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, मुझे लगता है वो उसी पे छोड़ देना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। और क्योंकि सब जगह अलग अलग लोगों की ज्योग्राफी है और वहाँ की आवश्यकता के हिसाब से सब लोग अपना रहन सहन खान पीन तय कर लेते हैं और वो एक परंपरा के अंतर्गत बना हुआ है। मुझे लगता है उसमें किसी को ये बोलना कि तुम ये खाओ मत खाओ, मुझे लगता है वो उचित नहीं है। नेक्स्ट। हाँ, मैं ऐसा मानता हूँ, गौ हत्या नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हमारी माँ है, ये बात भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जी, ममता बनर्जी से जुड़ा हुआ एक सवाल करना चाहता हूँ कि अभी उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें आदिवासियों के चाय बागान श्रमिकों की 30% भूमि जो है वो उस पर उद्योगों के लिए वो देने के लिए बात कर रही है। तो शायद इस पर आप लोगों ने कोई बैठक भी की है, तो इसमें क्या बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? बीजेपी का तो मैं बाद में बताऊंगा, श्रमिकों का स्टैंड आपके सामने रखूंगा।
इस 30% जो टी टूरिज्म के नाम से उद्योगपतियों को देने का जो घोषणा हो, मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। और समस्त दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता और पर्टिकुलरली वो श्रमिक जो चाय बागान, सिंकोना बागान से जुड़े हुए, वो भी इसका विरोध करते हैं और इस योजना को हम लागू होने नहीं देंगे। मैं उन उद्योगपतियों को एक बात ये भी कह देना चाहता हूँ कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनको ये ज़मीन ममता बनर्जी देगी और आप इन्वेस्ट करोगे, मैं उनको कहना चाहता हूँ रुक जाना, क्योंकि 2026 में हमारी सरकार आएगी, हम इस प्रपोजल को वापस लेंगे। इसलिए 1 साल ज़रा रुक जाना, ये भी बता देना चाहता हूँ। उसके कारण है, ममता बनर्जी इस चाय बागान की मालिक नहीं है, मालकिन नहीं है। और अगर आप सिर्फ जीटीए का एग्रीमेंट भी उठा करके देखो तो ये ट्रांसफर सब्जेक्ट है, जो जीटीए को ये अधिकार दिया है कि जो फॉरेस्ट की ज़मीन है, उसके अलावा जो भी ज़मीन है उसमें जीटीए जो भी करना चाहे वो अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है। आपने उनका अधिकार छीना। चाहे उस जीटीए को मान्यता आज मैं नहीं देता, लेकिन उसमें भारत सरकार के भी हस्ताक्षर है। आपने बाद में एक जो है नोटिफिकेशन इशू कर दिया और उस जो है ज़मीन का जो मलकियत आपने जीटीए को ट्रांसफ़र किया था, वो भी आपने वापस खींच लिया। भारत सरकार उसमें इन्वॉल्व नहीं है। भारत सरकार जो जीटीए के साथ रियल एग्रीमेंट था, उसके अंदर में हस्ताक्षर है। तो पहली बात तो ममता दीदी उस ज़मीन की मालिक है ही नहीं। और उससे भी अधिक, अगर समस्त दार्जिलिंग तराई डूवर्स के आप जो है इतिहास में खगाल करके जाएंगे तो पश्चिम बंगाल भी उसका मालिक नहीं है। तो पश्चिम बंगाल की सरकार ये ज़मीन कैसे बांट सकती है? तीसरी बात, जो आपका लैंड एक्ट है, वो श्रमिक 100 साल से ज़्यादा समय से वहाँ पे रह रहे हैं। 12 साल के ज़्यादा तो कोई भी आदमी कहीं भी रह ले तो उसको आप हटा भी नहीं सकते, लेकिन यहाँ 30% आप ज़मीन मतलब आप हड़प रहे हो उनका। और इतना ही नहीं, देखिए डूवर्स की कुछ चाय बागान की अलग परिस्थिति है, तराई की कुछ अलग है, पहाड़ की कुछ अलग है। पहाड़ में आप जा करके देखेंगे वो पंचायत के गांव हैं, वहाँ पंचायत के कानून लागू है। वो लेबर कॉलोनी में थोड़ी ना रहते हैं, वो गांव में रहते हैं और वो उन्हीं का गांव था। उनके पूर्वजों से अंग्रेज ने लिया और अंग्रेज जाते टाइम पश्चिम बंगाल का कहा देख रेख कर लेना भाई, बाद में तय करेंगे क्या करना है। वो आज तक तय ही नहीं हुआ, हकीकत ये। और दूसरी बात, आप कल्पना करिए, आप 30%, मुझे लगता है रात को सपने में ममता दीदी को कोई भूत आ गया था, इसलिए बगैर सोचे समझे वो बोल गई, क्योंकि उनके साथ प्रॉब्लम है। मैं तो कागज़ लेके बैठता हूँ, वो बैठती नहीं है, मुंह में जो है वो बोल देती है और कई बार फंस जाती है। आप कल्पना करिए, सिर्फ मैं पहाड़ की अगर 84 चाय बागान की बात करूं, जो बंद है, खुले हैं, जो भी है, एवरेज 1000 एकड़ की एक चाय बागान है। पूरे नॉर्थ बंगाल में करीब 300 है, 3 लाख एकड़ है। यानी 3 लाख एकड़ जमीन के ऊपर में चाय बागान है, जिसके अंदर में 5 लाख डायरेक्ट मजदूर श्रमिक हमारे जुड़े हुए हैं और उनके परिवार और बाकी एंसिलरी को जुड़ लो तो 40 लाख लोग उस चाय बागान के कारण जो है जुड़े हुए हैं। तो मैं साइज पे आ रहा था, 3 लाख करोड़ छोड़ दो, सिर्फ पहाड़ आओ, पहाड़ में 1,02,000 एकड़ जमीन है इन 84 चाय बागान में। उसका 30% आप कल्पना करिए, 30,000 एकड़ जमीन आप मुफ्त में जो है रेवड़ी की तरह बांट रहे हो। वो भी हमारे पास तो लीज लैंड है, हमारी घर तो लीज पे है, आप मालिक को दोगे या इन्वेस्टर को और उद्योगपति को दोगे आप फ्री होल्ड बना करके? चलो हम भी देखते हैं कैसे देते हो, दो। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कह देना चाहता हूं ममता दीदी को भी, बड़े प्रेम से सम्मान के साथ, टीएमसी को भी। जब सिंगूर की घटना घटी ना, 1000 एकड़ का बात था, आप यहाँ 30,000 एकड़ सिर्फ पहाड़ में बात कर रहे हो। टोटल नॉर्थ बंगाल में 1 लाख एकड़ जमीन का आप सौदा कर रहे हो। जमीन हमारी माँ है, अगर हमारी माँ को आप इन्वेस्टर के हाथों बेचना चाहते हो, वो हम होने नहीं देंगे, और ये स्पष्ट है। धन्यवाद। नेक्स्ट मेरा अनुरोध है, एक ही क्वेश्चन करें। राजू जी, एक फिल्म आई थी, राजू बन गया जेंटलमैन, बहुत पुरानी थी। और उसकी शूटिंग भी दार्जिलिंग में हुई थी। अच्छा, हाँ। ये मुझे नहीं पता। और बस इसीलिए बता रहा हूँ। और यहाँ के लोग की भी एक भावना है कि अपना राजू जो सामने बैठा है, ये कब जेंटलमैन बनेगा। जेंटलमैन से मेरा तात्पर्य है मंत्री, कि मंत्री कब बनेंगे और कब यहाँ की जो भावना है लोगों की कि यहाँ का एक मंत्रालय मिले तो इस क्षेत्र का और विकास हो। मैं दूसरी तरह से बताता हूँ, मुझे मंत्री भी नहीं बनना, मुझे सांसद भी नहीं बनना। लोगों की एस्पिरेशन को पूरा कर दो, मैं उसी में संतुष्ट हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, राजनीति मेरा पेशा नहीं है, मेरी हॉबी जरूर है, क्योंकि इसके माध्यम से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँच सकते हो। मैं अगर एक ही आंकड़ा बताऊँ, आज तक
5 करोड़ रुपया, ये मैंने कभी फिगर बताया नहीं। मैं जनरली मैं ऐसा मानता हूँ, सेवा एक हाथ से करते हो, दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए। लेकिन राजनीति में मैंने देखा थोड़ा पब्लिसिटी भी होना चाहिए, नहीं तो गाली बहुत पड़ती है। तो मैं एक आंकड़ा बताता हूँ, आज तक सिर्फ जो लोग बीमार होते हैं, चाहे प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से हो चाहे व्यक्तिगत फंड से हो, पिछले 5 साल में 5 करोड़ रुपए से मैंने लोगों को सिर्फ इलाज कराए, जिसमें 3 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख 50 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख मिला है। सो मैं एक आपको वो बता रहा हूँ। सो जब पीछे चाय बागान के अंदर में चाय बागान बंद था, मुझे करीब 30-32 लाख रुपए लगा, लेकिन मुझे उस बात की खुशी है कि बंद चाय बागान को दिवाली के समय में राशन पहुंचाने में मुझे वो अवसर मिला। सो ये सब करने का अवसर मिलता है, इसीलिए मेरा हॉबी है। मैं मंत्री बनूं नहीं बनूं, ना इस क्षेत्र को बहुत उससे फ़र्क पड़ेगा, ना ही मेरे व्यक्तिगत जीवन में उसका बहुत लालसा है या उससे कोई बहुत फ़र्क पड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। नेक्स्ट আমি আপনাকে বাংলাতেই প্রশ্ন করছি। তুমি পুছুন, আমি বুঝতে পারি কিন্তু ঠিক বলতে আছে, পারি না। আপনার যেটাতে কমফোর্টেবল। বিষয় হচ্ছে আপনি যতক্ষণ ধরে কথা বললেন তার মধ্যে আমরা বারবার আমাদের কাছে উঠে আসলো যে পাহাড়ের কথা উঠে আসলো। যেখানে আপনি দার্জিলিংয়ের সাংসদ, স্বাভাবিকভাবে সে কথা উঠেই আসবে, কারণ সেখানকার ডেভেলপমেন্টের বিষয়টা আপনাকে দেখতে হচ্ছে। কিন্তু এই দার্জিলিংয়ের মধ্যে আমাদের এই শহর, ছোট্ট শহর শিলিগুড়িও রয়েছে। তো কখনো কখনো শিলিগুড়ির যারা নাগরিক রয়েছে তারাও কিন্তু কখনো এই প্রশ্নটা ছুড়ে দেয় যে আমরা সাংসদকে একবারের জন্য দেখতে পাই না, বা কখনো কোনো প্রয়োজন হলে আমরা সাংসদকে কাছে বাহ, পাই না। ধন্যবাদ। তা আপনি কি এটার উত্তর দেবেন? मैं दीदी को बहुत धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू वेरी मच कि आपने ये प्रश्न पूछा। पहली बात, मुझे पहाड़ के लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ सिलीगुड़ी का सांसद है, और पहाड़ के लोग मेरे ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि जो भी रोड बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, या जो है सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन को 800-750 करोड़ रुपया सीवरेज, ड्रेनेज और अमृत स्कीम के लिए, पानी के लिए पैसा मिला, वो सिलीगुड़ी को मिला। तो मेरे ऊपर तो ये आरोप है कि मैं सिलीगुड़ी के ऊपर में ज़्यादा ध्यान देता हूँ। लेकिन अच्छा हुआ आपने ये पूछा तो मुझे बोलने का मौका मिला। और देखिए, मैं सबका सांसद हूँ, किसी भी समाज का हो, मैंने कभी आज तक किसी से कोई भेदभाव किया भी नहीं। हाँ, स्वाभाविक रूप से मैं क्योंकि गोरखा हूँ तो आप हमेशा उसके निकट मुझे पाओगे, ये नेचुरल है। और मैं एक बात और भी मानता हूँ, मान लीजिए मैं अपने आदमी का ही नहीं हो सका, फिर दूसरे का कैसे होऊंगा? तो इसीलिए मुझे लगता है मैं इतना, क्योंकि मुझे कोई पार्टिकुलर क्षेत्र XYZ नहीं, मैं मणिपुर से दिल्ली निकला तो भी दिल्ली की जनता ने मुझे बहुत प्रेम दिया, बहुत प्यार दिया और वो संस्कार दिए। सिलीगुड़ी की जनता ने भी मुझे पहाड़ से कम प्यार नहीं दिया। सो मैं आपको भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना जो है दार्जिलिंग की जनता को करता हूँ। तो आपके माध्यम से अगर ऐसा कुछ है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। और मैं तो ज़्यादा समय सिलीगुड़ी ही रहता हूँ, और ज़्यादातर जो है मैं सिलीगुड़ी में ही घूमता हूँ, और मुझे लगता है थोड़ा पहाड़ में भी अभी जाने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे तो दूसरा लगता है। सो आपका बंगला मैंने समझ लिया। ধন্যবাদ। नेक्स्ट नमस्कार सर, मैं रियांशी। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि लगातार आप लोगों के द्वारा बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, हम लोग और भी देख रहे हैं कि आप लगातार डिफरेंट मिनिस्ट्री के साथ बैठकर काफ़ी सारे मीटिंग्स हो गए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो गए, ये सब आते रहते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि बीजेपी हर समय धर्म की राजनीति करती है, तो इस पर क्या स्पष्टीकरण देना चाहेंगे आप? देखिए, अगर टीएमसी मुसलमानों की राजनीति करे उसको आप सेकुलर कहते हो, कांग्रेस किसी एक धर्म की बात करे उसको आप सेकुलर मांगते हो, हम अगर हिंदू या सनातनी की बात करें तो हमें कम्युनल मानते हो। तो ये सेकुलर जो है ये किसके लिए बना है, पहले तो ये तय होना पड़ेगा। ये सेकुलर शब्द देश और सब पार्टी पे बराबर लागू है या सिर्फ हमारे लिए बना है? दूसरी बात, हमने तो एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, और सबका प्रयास भी उसमें जोड़ दिया प्रधानमंत्री जी ने। 10 करोड़ गैस बांटे, हमने तो ये नहीं देखा कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, या कौन पारसी है, या कौन और समाज का व्यक्ति है। सड़क बनी तो उसमें तो सब चलते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मुस्लिम भी चलते हैं, हिंदू भी चलते हैं, क्रिश्चियन भी चलते हैं। मुझे लगता है राजनीति सुविधा के लिए, जनता को डराने के लिए, और बीजेपी क्योंकि अच्छा काम करेगी, देश को सशक्त और मजबूत करेगी, इसीलिए इसको दूर रखने के लिए डेवलपमेंट में हरा नहीं सकते। एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम करते रहो, कम से कम वो 30-32 सीटें इनको % वोट इनको मिलती रहेंगी। ममता दीदी भी वो राजनीति करती है, उनको पता है 32, ऐसा उनकी शुरुआत गिनती 32 से शुरू होती है, हमारी 0 से होती है, वो उनको एज है।
इसीलिए तो उनको 3 लाख करोड़ में से जो है 6,000 करोड़ रुपए माइनॉरिटी एफओआर को देती है और नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट को 800 देती है। मैं तो कहता हूं आपको ममता दीदी से प्रश्न पूछना चाहिए कि आप सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति क्यों करते हो? नॉर्थ बंगाल में हमारी यहाँ पे 3 करोड़ की आबादी है और उससे कम माइनॉरिटीज की है, लेकिन उनको 6,000 करोड़ और हमको 850 करोड़ रुपए, ऐसा अन्याय अत्याचार क्यों करते हो? मुझे लगता है इस सवाल में कोई दम नहीं है। ये लोगों ने अपनी सुविधा के लिए बोल रखी है। और एक बार और कहना चाहता हूं, देखिए जिस धर्म से, जिस संस्कार से, जिस संस्कृति से, जिस परंपरा से हम आते हैं या मैं आता हूं या हम सब जो आते हैं, वही हमारी जड़ है, वही हमारी ताकत है। जो बात मैंने पर्यावरण के लिए बोला था, मैं इस पे भी अप्लाई करता हूं। आप अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी धर्म और अपनी संस्कार और संस्कृति को जीवित रखोगे, कल वो भी आपको जीवित रखेगा। मुझे लगता है उसमें मेरे हिसाब से तो कोई दम नहीं है। और मैंने आज तक कभी हिंदू मुस्लिम किया हो तो बता दो। धन्यवाद। नेक्स्ट। हाँ, नमस्कार राजू जी, मेरा नाम मनोज कश्यप है और मैं 2 सवाल आपसे करूंगा। हो सकता है आप थोड़ा असहज महसूस करें, लेकिन हम चाहते हैं कि आप जैसे बेबाकी से जवाब दे रहे हैं, जिस प्रश्न का भी जवाब। बिल्कुल। मेरा पहला प्रश्न है, आपके एक विधायक है करसियांग के, वो अभी भी शायद बीजेपी के ही विधायक है। पहले कार्यकाल में आपके हर कदम साथ रहते थे, आपके मतलब जो भी आप काम पहाड़ के लिए करते थे सब चीज़ रहते थे, अच्छी दोस्ती। लेकिन दूसरा कार्यकाल जब चुनाव लड़ने का टाइम आया आपका, तो आप ही के विरोध में वह खूब प्रचार किया। उसके बाद लोकसभा चुनाव भी लड़े, लेकिन उनका जमानत जब्त हो गया, जनता उनको एक्सेप्ट नहीं किया, आपको दोबारा सांसद बनाया। तो आखिर क्या विवाद है आप लोग के, आपके और करसियांग के विधायक के बीच में? क्या कोई पर्सनल ईगो प्रॉब्लम है या फिर पार्टीगत कोई आपका विवाद है? बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखो, मैं एक उदाहरण से बोलना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा पत्थर किस पेड़ में पड़ता है? जहाँ फल रहता है या जहाँ नहीं रहता? जहाँ फल रहता है। चलिए, मैं शायद उसमें थोड़ा घमंड झलकता है मैं इसको वापस लेता हूँ। देखिए, जहाँ तक बजगाई जी का सवाल है, 2019 में मैं आया, मेरे पूरे चुनाव में वो थे और उन्होंने पूरी मदद की और शुरू में एक एक चीज़, इनफैक्ट मैंने उनसे ही सीखा। मुझे ये पब्लिकली मैंने कई बार कही है मुझे, और इसमें कोई वो भी संकोच भी नहीं है। और उनके अंदर में ज्ञान का भंडार है, गुणों का नहीं बोलूँगा, ज्ञान का पूरा भंडार है। ज्ञान और गुण में थोड़ा फर्क है, तो ज्ञान का तो पूरा भंडार है। और क्षेत्र की परिस्थिति और समस्याओं से भी वो अच्छे से अवगत हैं। सिर्फ गोरखा नहीं, बाकी समुदाय को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। और हर विषय, डिफेंस से लेकर के बंदूक चलाने से लेकर के जहाज बनाना हो तो उसकी भी कला उनको आती है। तो ये सब देखा, मैंने बोला ये अच्छा नॉलेज बैंक है और मुझे लगता है इस क्षेत्र, इस समाज की इसकी आवश्यकता है। इसीलिए जब 2021 में चुनाव हो रहे थे, उनके लिए मैंने फील्डिंग भी की। वो उनको ही पता है, मुझे पता है टिकट कैसा मिला है। और जो है उनके लिए प्रयास भी हुआ, उनको टिकट भी मिला और 30,000 से ज़्यादा वोटों से जीते भी। और कुछ टाइम ठीक भी चला, लेकिन मुझे लगता है उसके बाद उनके मन में क्या हुआ नहीं हुआ, 2-4 कुछ घटनाएं लेकर के वो बयान दे रहे थे। उस घटनाओं में कोई दम नहीं है, असली चीज़ कुछ हो रही है। वो मैं आपके माध्यम से बताऊं, मुझे लगता है उचित नहीं है। मुझे लगता है आप विधायक से कुछ और बनना चाहते होंगे, तो मैंने रोका तो नहीं था। क्या है वो चीज़, अगर थोड़ी सा उनसे बता पूछना पड़ेगा। मेरे मन में कुछ नहीं, उन्होंने कहा चुनाव लड़ना है। मैं एक ऐड करना चाहूँगा, मेरा एक प्रश्न था इसमें, मैंने पूछा नहीं था कि आपने कहा था कि उन्होंने एक आरोप लगाया था आप पर। आपने कहा था कि उस आरोप को अगर वो प्रमाणित नहीं कर पाते तो आप 10 करोड़ का मानहानि का दावा करेंगे। आपने किया क्या? चलो अच्छा किया आपने पूछ लिया। एक बार क्या हुआ कि करसर में कोई एक कंपनी है, क्यों मैं सूर्य रोशनी लिमिटेड का एमडी हूँ, वहाँ हमारी तो लिस्टेड लिमिटेड शेयर होल्डर की कंपनी है, जिसमें जो है 1 लाख के आसपास शेयर होल्डर होंगे। उन सब की कंपनी है। एक मिरिक, भैया ने ठीक ही बताया राइटली, मिरिक में कोई एक कंपनी है, वो जैसे प्राइवेट पार्टनरशिप वाली कंपनी है। कोई ना तो बड़ी कंपनी है ना लिस्टेड कंपनी है। उसने अपना नाम सूर्य रख लिया। उसने कोई हर घर जल के टेंडर अप्लाई कर लिया। उसको शायद मिला होगा कि नहीं मिला होगा, मुझे नहीं पता, जो भी है। तो बोला ये राजू बिष्ट पाइप का काम कर। अरे भैया, हर घर जल से क्या लेना देना, हम तो पाइप बनाते हैं आधे इंच से लेकर के 120 इंच, जिसमें मारुति कार भी आप चला के जा सकते हो। और हमारी कंपनी का एक भी पाइप, इस पूरे, आप बंगाल तो छोड़ दो,
पूरे ईस्ट में आता ही नहीं, क्योंकि पाइप की लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ आप रहते हो उससे 500-1000 किलोमीटर के रेडियस में ही आप माल बेच सकते हो, उससे बियॉन्ड जा भी नहीं सकते। ईस्ट में तो हमारा मार्केट ही नहीं है। हाँ, यहाँ बल्ब ट्यूबलाइट जरूर सिलीगुड़ी में आपको बिकते हुए दिखेंगे, क्योंकि उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट हार्डली आधा %, पौना % रहता है, लेकिन वो पाइप में पार नहीं पड़ता। तो वो आरोप लगाया, तो मैंने तब कहा था मैं माना नहीं करूँगा। फिर मुझे लगा जबरदस्ती बेचारे को क्यों माना नहीं करूँ, फिर मैं चुप रहा। फिर मुझे लगता है 6-8 महीने निकल गए। अभी 2-4 दिन पहले कहीं एक बयान दिखा, तो इस बार तो मैं जब दिल्ली से आया, एक क्रिमिनल जो है मानहानि का केस मैं दिल्ली में ठोक के आया हूँ, दूसरा सिविल जो है वो कलकत्ता में मैंने ऑलरेडी एडवोकेट को बोल दिया हूँ। अच्छा, आपने प्रोसीड कर दिया, मैं साइन करके कर भी दिया, क्योंकि मुझे लगा कि चलो एक बार बोल दिया, मन में कुछ भड़ास हो गई, निकल गई होगी, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार बोले वो तो ठीक नहीं है। और देखिए, मुझे हर व्यक्ति को हर एक चीज़ की लालच हो सकती है, मुझे पैसे की नहीं, क्योंकि भगवान ने मैंने जितना मांगा था उससे ज़्यादा भगवान ने मुझे दिया है। और मुझे ये सब हर घर जल का पाइप बेचना और हर घर जल का काम करना, वो भी अनिल थापा के साथ मिलके करना, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं। लेकिन वो अभी भी बीजेपी के एमएलए बने हुए हैं, तो इतने नहीं, वो तो है ही ना। चुनाव के समय में भी ये बात आई थी, पार्टी में रखना है कि नहीं रखना है। मैंने बोला बिल्कुल रखो, ज्ञानी आदमी है, गुणी है कि नहीं इसकी मुझे तथ्य नहीं पता, लेकिन ज्ञानी आदमी जरूर रखो और लड़ने दो, जिससे कि आदमी की इच्छा होती है। कई बार इच्छा पूर्ति नहीं होती तो आदमी जो है फिर असहज जैसा महसूस करता है। तो उनकी इच्छा पूर्ति के लिए मैंने कहा था कि नोटा से कम वोट मिले, और उनकी संतुष्टि के लिए या मेरी संतुष्टि, उनको नोटा से कम ही मिले। मेरा एक दूसरा सवाल ये है कि आज भी देखिए, मेरा व्यक्तिगत उनसे कुछ नहीं है, और उनका कोई अहित हो, मैंने ऐसा कोई काम भी नहीं किया। जो 2021 का टॉक हुआ, बाकायदा मैं उनको लेके गया था, बाकायदा मैंने कहा था जनजाति वाला विषय आप रखना। उन्होंने कहा पीआईबी के लिए आप रिक्वेस्ट करो, मैंने उनसे कहा आप गृह मंत्री से बात करो, क्योंकि मैं इतना कर चुका हूँ, मुझे लगा आप भी 2-4 करो। तो ये सब था, अच्छी दोस्ती थी। लेकिन अब लोगों के मन में कुछ आ जाए तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वो उनका मशीन, उनका इंजन, उनका दिमाग में, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा दूसरा सवाल है पहाड़ को लेकर। बिमल गुरुंग को पहाड़ का जॉइंट किलर कहा जाता है। वो जिसके साथ खड़े होते हैं, पहाड़ के लोग उनके साथ खड़े होते हैं और उनको चुनाव में वोट भी देते हैं। पिछले बार आपके साथ खड़े थे, आपको अच्छा से बहुमत से वोट भी मिला, आप सांसद भी बने। दूसरे बार बताया जा रहा है बिमल गुरुंग काफ़ी नाराज़ चल रहे थे, उनको काफ़ी मान मनोबल करने के बाद वो जो है बीजेपी के साथ खड़े हुए। यहाँ तक कि विरोधी दल के जो नेता है शुभेंदु अधिकारी, उनको भी उनसे बात करना पड़ा, तब जाके वो माने, आपके साथ खड़े हो और आप फिर दोबारा सांसद बने। लेकिन जो हमें जानकारी मिली है और जो हमें खबर सामने आई है कि आपसे वो नाराज़ चल रहे हैं, आप उनके जो विश्वास है उस पर उतरे नहीं है। पहाड़ की जनता जो है आपको रोटी कपड़ा मकान के लिए वोट नहीं दिया था। पहाड़ की जनता जो है उनकी आइडेंटिटी के लिए, उनका जो लड़ाई है वर्षों से, उस विषय को लेकर वोट दिया था। तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे और क्या कारण है वो जो आपसे थोड़ी नाराज़ चल रहे हैं? एक बात तो हो, जो ये एक अंदाजा लगा करके आप लोग बैठते हो ना, बीच में फ़ोन करके पूछ लिया करो, ज़्यादा अच्छा है। कम से कम दिन में एक बार बात हुई, कल भी बात हुई, कल सवेरे 10:30 बजे आ रहे हैं मेरे से मिलने के लिए। बात हो रही है, लेकिन नाराज जो हमें तो भाई मिलने आ रहे हैं, फिर नाराजगी है तो क्यों आएंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि 2000, देखिए विमल जी का एक लंबा जो है राजनीति का तजुर्बा है। उस व्यक्ति को मैं इसलिए मानता हूँ कि उन्होंने कभी अपने चुनाव लड़ने की या नेता बनने की इच्छा नहीं रखी। उन्होंने कहा मैं आप लोग को लड़ाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ क्षेत्र का भला हो, और इतने लंबे समय तक संघर्ष किया। मुझे लगता है कोई आदमी इतना पीड़ित होने के बाद जो है इतना ठहर नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद भी उस संघर्ष में से निकले। और किन परिस्थिति में वो बंगाल आए वो मैं पूरी बात जानता हूँ, लेकिन मैं आज यहाँ बता नहीं सकता। फिर 2024 में जो आप बता रहे हो, बाद में इनको फ़ोन करना, उनको फ़ोन करना पड़ा, वो बात की बात है, वो बाद में किया होगा, मुझे नहीं पता उसका। लेकिन हमारी तो अंडरस्टैंडिंग बहुत पहले से ही थी, तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है। और हम आज भी मिल कर के ही काम कर रहे हैं। हम सबका उद्देश्य यही है, क्योंकि पार्लियामेंट में मैं अकेला ही गया हूँ, सबकी आवाज़ बनूंगा वो तो मैं ही बनूंगा, तो वो मैं प्रयास करता हूँ। और ये अफवाहें, कई सारे विषय आते रहते हैं। और एक चीज़ मैंने पहाड़ में ज़रूर देखा है, कोई भी माइक मिल जाता है, मंच मिल जाता है, नेता जब बोलते टाइम ये नहीं सोचता कि इसका जनता क्या मतलब निकाल सकती है, वो बिल्कुल नहीं सोचता। उसको लगता है कि मेरा भाषण ठीक होना चाहिए और ताली बजना चाहिए, उसमें वो कुछ भी बोल जाता है। तो उनके पार्टी के भी कुछ लोग ये अभी 2-3 दिन पहले भी कुछ बयानबाजी किए हैं, मैं उस पर नहीं जाता, क्योंकि इन सब बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अलग मिट्टी का बना हूँ और मेरे अलग उद्देश्य है, मेरे अलग काम है। और जनता ने
मेरे बारे में अलग धारणा बना रखी है। मैं चाहता हूँ उस धारणा में मैं खड़ा उतरूं। यानी कि मैं कोई नाराजगी नहीं है आपको? नहीं है, नहीं। फिर भी एक बार आप अपनी संतुष्टि के लिए उनसे पूछ लेना। सर नमस्कार। हजुर। म नेपालीमा सोध्छु। सिक्किम लिएर आए जस्तो छ। सर हजुरको परिश्रम र प्रयासले त्रिपक्षीय बैठक हुने जुन तयारी चल्दैछ यो त्रिपक्षीय बैठक कहिलेसम्म हुने र साथै हजुरको दुईजना अनमोल रतन एउटा खर्साङको विधायक जुन अहिले बगावत गरेर चलिरहेको छ र अर्को उटपटाङ हरकत गर्ने दार्जिलिङका विधायक, यसमा मलाई लाग्छ सम्मानित विधायकलाई उत्पटाङ गर्न उचित होइन। हरेकको आफ्नो आफ्नो क्यारेक्टर हुन्छ, हरेकको आफ्नो आफ्नो हबी हुन्छ। अनि यो स्वतन्त्र भारतमा हर व्यक्ति यहाँ स्वतन्त्र नेता हुन् तर मान्छे पनि त हुन् र उसका हिसाबले उनलाई जे भलो र ठिक लाग्छ सायद त्यसमा हामीले होइन हजुरलाई काम गर्नु कतिको सुविधा हुँदैछ र यो जुन त्रिपक्षीय बैठकमा यी दुईजना विधायकलाई के हजुरले निमन्त्रणा गरिदिनु? हेर्नुहोस्, जहाँसम्म त्रिपक्ष वार्ताको तपाईँले कुरा गर्नु, मैले अघि डिटेलमा भनिसकेँ। चाँडै हुन्छ। अस्तिका दिन मात्रै पनि म होम सेक्रेटरी एमओएसका साथमा थिएँ। लगभग एजेन्डाहरू र अहिलेसम्मको गरेको काम चाहे तो एसटीको हो या अथवा स्थायी समाधानका बारेमा जे पनि डायलग भइरहेको थियो र भारत सरकारले कहाँसम्म सोचिरहेछ त्यो सबै कुरालाई डिटेल मतलब वार्ता पनि भयो र यस मतलब वार्तामा कसलाई बोलाउने कसलाई नबोलाउने या कसको यसमा अझै बढी सकारात्मक त्यसमा उतो कन्ट्रिब्युसन हुन सक्छ त्यो विषयलाई लिएर पनि डिटेलमा चर्चा भयो र अब यो टक बाइपेटाइट हुने कि ट्राइपेटाइट हुने यो एचएम का हातमा छ। आज भोलि सायद त्यसको निर्णय एचएमले गर्नुहुन्छ, त्यसका बादमा यो वार्ता सुरु हुन्छ। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब यो अधिकार कसलाई बोलाउने नबोलाउने मैले त सजेसन मात्र दिने हो। अल्टिमेटली त भारत सरकार र गृह मन्त्रालयले तय गर्ने हो। अनि अहिले म गृह मन्त्री होइन, सायद यसलाई बोलाउने उसलाई नबोलाउने तो शायद मैले भन्नु उचित हुँदैन होला। थैंक यू। नेक्स्ट प्रमोद जी बोले नहीं अभी तक। राजू जी बहुत सवाल हो गए हैं और मेरा सवाल ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक क्रिकेट स्टेडियम सिलीगुड़ी में, पहले भी आपसे सवाल कर चुका हूं मैं इसको लेकर। आपने कहा कि मेयर गौतम देव राज्य सरकार के जरिए अगर डीपीआर भेजते हैं इसको लेकर या कोई प्रस्ताव भेजते हैं तो विचार किया जा सकता है। आप अनुराग जी आए थे चुनाव प्रचार के दौरान, उस समय भी उन्होंने भी कहा था कि कोशिश करेंगे, इसको लेकर प्रयास रहेगा। तो क्या ये राज्य और केंद्र के बीच में गेंद इधर से उधर फेंकने वाली बात बन के रह जाएगी या 2026 तक इंतजार करना पड़ेगा या उसके आगे भी जब आपकी सरकार होगी राज्य में तब जाके ये मामला जाकर निपटेगा? देखिए ऑनेस्टली बता रहा हूँ, थोड़ा हमको समय इसमें ज़रूर लगेगा। 3 विषय है जो मेरे भी बहुत करीब है, जिसमें जितना मुझे समय देना चाहिए था उतना नहीं दिया, मैं स्वयं एक्सेप्ट करता हूँ। पहला हेल्थ, जो खस्ता स्थिति है पूरे आप जो है पीएचसी सेंटर की देखिए या बिल्डिंग लेस पीएचसी सेंटर की देखिए या ब्लॉक के पीएचसी अस्पताल देखिए या डिस्ट्रिक्ट के अस्पताल देखिए या जो 50 बेड का एक इंटीग्रेटेड अस्पताल बनना है उसकी स्थिति देखिए। कुल मिलाकर आदमी बीमार हो जाता है तो छोटी मोटी बीमारी बुखार तो क्रोसिन खा के वो घर में भी ठीक हो जाता है, लेकिन बड़ी बीमारी हो तो उसको डर लगता है कि मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। ये वास्तविकता है। एक ले दे के 1-2 प्राइवेट अस्पताल है, वहाँ पे भी इतना लंबा चौड़ा जो है 10-10, 15-15 लाख का बिल बन जाता है। और उन प्राइवेट अस्पताल में भी शायद वो उनको बुरा लगेगा, हकीकत ये है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट ही नहीं हुआ तो वो प्रोफेसर और डॉक्टर इस क्षेत्र में आएगा क्यों? उसके लिए कोई सुविधा, कोई टेक्नोलॉजी, कोई रिसर्च सेंटर या उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। यहाँ देखिए एम्स बनाना बहुत ईजी है। मैं अक्सर कहता हूँ एम्स का मतलब सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, अल्टीमेटली एम्स के जो प्रोफेसर, डॉक्टर, जो एक्सपीरियंस, जो स्किल्ड है, उनकी वजह से एम्स पॉपुलर है। बिल्डिंग तो बहुत पुरानी है तो हमारे यहाँ पे उसका भी बहुत अभाव है। तो ये एक विषय ऐसा है जिसमें मैंने इनफैक्ट कल ही मैंने कहा है हमारी टीम को कि इसके ऊपर में हमको काम करना है। जब मैं कल ही थोड़ा अध्ययन कर रहा था तो भारत सरकार ने करीब 250 करोड़ रुपए अभी तक दिया है 5 साल में, और 53 ऐसे सेंटर है जो ब्लॉक लेवल के या पीएचसी सेंटर है या बिल्डिंग लेस पीएचसी सेंटर जहाँ बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा दिया। वो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत है ये सब। लेकिन वो मैं अभी सेंटर में भेज रहा हूँ अपनी टीम को, फोटो खींच के मेरे पास लाओ क्या है कि नहीं है फिजिकली, तो वेरीफाई कर रहे हैं तो 50% है ही नहीं। ये अवस्था हेल्थ की है। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है और ये मैं घोषणा ही कर रहा हूँ, सिलीगुड़ी में, नॉर्थ बंगाल में
बंगाल का दूसरा एम्स भारत सरकार बनाएगी, वो भी सिलीगुड़ी में बनेगा और केंद्र सरकार के जमीन पे ही बनेगी, ये भी तय हो गया है। इसकी घोषणा भारत सरकार जल्द करेगी, क्योंकि मैं यहाँ का विधायक हूँ, ये सांसद हूँ, ये प्रिविलेज लेकर के थोड़ी घोषणा मैं पहले कर रहा हूँ। लेकिन उससे भी बहुत नहीं है, हमारे सब लगे ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल। आप दार्जिलिंग का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल देखिए, उसकी हालत ऐसी, आज जैसे मैंने बताया डॉक्टर स्ट्राइक पे, कालिम्पोंग जाके दे एक डायग्नोस नहीं हो सकता। और मेरे को करसंग में एक 80 वर्ष के जो है जो वहाँ के चेयरमैन भी रहे म्यूनसिपलिटी के, उन्होंने मुझे खुद कहा कि ब्लड टेस्ट करने के लिए हमको सिलीगुड़ी जाना पड़ता है, 2 दिन वेट करना पड़ता है। आज के ज़माने में मुझे लगता है ये हमारी बेसिक नीड्स है, ये हमारा अधिकार है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे किसी भी सरकार से, लेकिन ये इससे हम वंचित है। वो दूसरा, इसी तरह एजुकेशन सेक्टर एक ऐसा है, यहाँ पे ये एजुकेशन हब होता था, अब वो जो प्राइमरी जो हाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूल है वो भी बंद होते जा रहे हैं। हायर एजुकेशन के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो चाहे यूनिवर्सिटी हो ना हो, कितना समय लगेगा वो अलग विषय है, लेकिन हर एक लेवल पे टीचर्स, उनकी गुणवत्ता और बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वो एक एरिया काम करने का है। और साथ ही खेलकूद, जिससे युवाओं को हम जो है सुरक्षित और सही मार्ग में उनको रख सकें। ये ऐसे 3 मुद्दे हैं जिसमें मैंने थोड़ा थोड़ा काम किया है, लेकिन जितना मैं पीछे पड़ के करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है उसमें अभी भी अभाव है। इस पर मैं थोड़ा और ध्यान दूंगा, और मैं ऐसा मानता हूं कि सिलीगुड़ी में स्टेडियम बनेगा, लेकिन क्या है, थोड़ा स्टेट को भी प्रोएक्टिव होकर के प्रपोजल भेजे, तो थोड़ा केंद्र सरकार भी उसमें योगदान दो। लेकिन ऐसा होता नहीं है बंगाल में। बंगाल सोचता है कि केंद्र सरकार को कुछ भी नहीं देना है, कुछ भी रिक्वेस्ट नहीं करना है। भैया सरकार तो आपकी है, देश तो हमारा ही है, प्रधानमंत्री तो अपना ही है। मतलब हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, हम चुनाव अलग अलग मुद्दों पे लड़ सकते हैं, लेकिन जब भी विकास की, डेवलपमेंट की, जनता की बात आई, मुझे लगता है वो राजनीति को साइड में रखना चाहिए। जैसे गौतम दा के बारे में मैंने कुछ बोला, कभी भी कोई बात होती है मैं उनसे बात करता हूँ, मेरी कोई पर्सनल लड़ाई थोड़ी नहीं है। चाहे एयरपोर्ट का प्रोग्राम हो, चाहे रोड का हो, मैं स्पेशली फ़ोन किया, डिपार्टमेंट में किया ही एज ए प्रोटोकॉल, मैं स्पेशली फ़ोन किया, गौतम दा आप ज़रूर आना। तो मुझे लगता है इतनी जो है आपस में मेल मिलाप तो मुझे लगता है हमें होनी चाहिए। वो थोड़ा पश्चिम बंगाल में उसका अभाव दिखता है, लेकिन मैं मानता हूँ हिल में एक फुटबॉल का स्टेडियम होना चाहिए और सिलीगुड़ी में एक इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम होना चाहिए। उससे हमारे टूरिज़्म को भी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि लोग यहाँ आकर के सिर्फ खेलेंगे नहीं, लोग घूमेंगे भी, उसके कारण हमारी ओवरऑल इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। लेकिन वो स्टेडियम बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना, वो जो एक बर्धमान रोड पे 8 साल से एक ओवरब्रिज बना रहे हैं टीएमसी सरकार, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो अगर वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तो स्टेडियम का कोई लाभ नहीं है। इसीलिए मैं जो रिंग रोड की कल्पना कर रहा हूँ उसके पीछे कहीं ना कहीं ये सब भी है। नेक्स्ट सर, मेरा सवाल रहेगा, सर दार्जिलिंग के सांसद हैं, आपसे दार्जिलिंग के बारे में सवाल पूछना तो लाजमी है, लेकिन आपका पहला घर मणिपुर भी है। आपने जब बजट की बात हो रही थी तो आपने कहा कि जो त्रिपुरा है वो अभी केंद्र है नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट के, लेकिन उससे थोड़ा आगे जाते हैं तो मिज़ोरम के बाद मणिपुर भी पड़ता है, जिसमें पिछले 21 महीने से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखी है हमने, और हाल ही में जिस पे राष्ट्रपति शासन भी लगा है, तो यहाँ कैसे डबल इंजन की सरकार फेल हो गई? मैं पहले तो ये सोच रहा था आप कौन से रोड से मिजोरम होते हैं, मेरे को मणिपुर ले गए। त्रिपुरा के बाद मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा से आसाम आते हैं, आसाम से नागालैंड जाते हैं, फिर मैं मानचित्र में बोल रहा हूँ। हाँ, जिस तरह नहीं, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और एक मैच्योर्ड पत्रकार वाला सवाल पूछा है आप सब ने भी। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ ना, क्योंकि बहुत हॉट इश्यूज़ है, आपने उसको पूछा है। 2 साल पहले जो कुछ भी मणिपुर में हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं स्वयं मणिपुर में पैदा हुआ और मेरी बचपन वहाँ पे बीती है, और उसकी पीड़ा मुझे लगता है सबसे अधिक मुझे है, उस बात का कष्ट है। और मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि मैं भी जब भी वोट डालता था, मैं बीजेपी को दिल्ली में डालता था या दिल्ली को पसंद करता था, लेकिन मणिपुर में जब भी वोट डालना होता था, मेरा कांग्रेस का विधायक होता था, मैं उसी को डालता था। गमथंग आवकी उसके नाम है, बाद में वो भी बीजेपी में आ गए। खैर, तो मैंने कभी कल्पना नहीं की थी मणिपुर में भी जो है कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती, लेकिन वो परिस्थितिवश बनी, और वो प्यार और वो सम्मान जो है भारतीय जनता पार्टी को मणिपुर में मिला। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी 2014 के बाद जिस तरह से उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को फोकस किया, उसमें मणिपुर भी था। वहाँ जो है स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी बनी। लेकिन प्रधानमंत्री एक बार भी गए नहीं अभी तक? नहीं, ऐसा नहीं है, मणिपुर कई बार गए, उस घटना के बाद नहीं गए। उस घटना के बाद नहीं गए, उसके कई कारण हैं।
और जो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी और तमाम सड़क से लेकर के वो सब कुछ है। मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि लंबा समय लगेगा। और प्रयास हुआ क्योंकि मैतेई और कुकी के बीच में जो है ये आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ये हुआ था। और मणिपुर की एक लंबी जो है इतिहास रही है, इस तरह की घटनाएं पास्ट में भी होती रही हैं, लेकिन इतना लंबा समय लगेगा किसी ने कल्पना नहीं की थी। सरकार ने प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं उस प्रयास से नहीं हुआ। तो जब गवर्नर साहब जो होम सेक्रेटरी थे वो गए, परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने राष्ट्रपति जी को ये पत्र लिखा वहाँ की स्थिति को देखते हुए। और मुझे लगता है आज की परिस्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति ने जो निर्णय लिया है वो शायद उचित होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। 21 महीने लग गए। 21 महीने लग गए। हाँ, लंबा समय लगा, लेकिन इस 21 महीने में गृह मंत्री स्वयं गए और कई बार वहाँ के लोग दिल्ली भी आए, तमाम कोशिशें हुई, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीज़ों में अड़ी हुई थी चीज़ें। तो ठीक है, अब उस परिस्थिति को और हालात को देखते हुए और राष्ट्रपति जी ने जो है ये निर्णय लिया है, तो मुझे लगता है राष्ट्रपति जी का हम सबको सम्मान करना चाहिए। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं, भारत में 2 प्रदेश ऐसे हैं, मुझे लगता है भारत में आज तक आज़ादी के बाद 70 बार से ज़्यादा जो है ये वाला प्रेसिडेंट रूल लगा है। फिगर 5-10 ऊपर नीचे हो सकते हैं, 70 के आसपास है। और मणिपुर और उत्तर प्रदेश ऐसा है जहाँ 10-10 बार पहले भी लगे हुए हैं। तो ये 11वां बार जो है मणिपुर के साथ हुआ है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि वहाँ की विधायकों को भंग नहीं किया है, असेंबली जरूर भंग की है। और मुझे लगता है स्थिति जल्दी सामान्य होगी। और मुझे लगता है इस परिस्थिति में अब लोग वार्ता के लिए एक न्यूट्रल लेवल पे आकर के बातचीत करके समाधान निकालेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, दार्जिलिंग का सवाल भी एक रहेगा। सर, हाल ही में दार्जिलिंग और सिक्किम के एकीकरण की बात काफ़ी चर्चाओं में है और मुख्य तौर से सिक्किम की जो पार्टी है, सिटीजन एक्शन पार्टी, वो इस पर आवाज़ बुलंद कर रही है। चर्चा ये भी है कि जिस तरह से 11 जनजातियों की जो यहाँ पर कमेटी बिठाई गई थी और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग जी ने भी उस कमेटी का हिस्सा बने थे, वो वहाँ पर सिक्किम में 12 जनजातियाँ हैं, तो उसका जो बैठक हुआ, जो मीटिंग हुई थी, वो सिलीगुड़ी में ही क्यों हुआ, इसको लेकर भी सवाल उठे हैं। और अभी जो सिक्किम और दार्जिलिंग के एकीकरण की बात चल रही है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इस पर आप क्या सहमत होते हैं? जी, 2 सवाल है आपके। देखिए, मेरा व्यक्तिगत सिक्किम की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। सर, दार्जिलिंग से है। मैं बता रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ, मैं आपको उत्तर दूंगा, भाग नहीं रहा हूँ, उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन मैं अपने स्पष्टीकरण दे रहा हूँ कि सिक्किम की राजनीति में मेरा कोई लेना देना नहीं है और मेरे को सिक्किम की राजनीति में हस्ताक्षर भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये मैं इस मत का हूँ और मैं इसमें स्पष्ट हूँ, क्योंकि आज मैं बयान दूंगा, सिक्किम के किसी नेता, किसी भी पार्टी के नेता को ये नहीं लगना चाहिए कि ये दार्जिलिंग का नेता जो है हमको ज्ञान दे रहा है सिक्किम की राजनीति में। मुझे सिक्किम की राजनीति की इतनी समझ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है 371 टेम्पररी नहीं है, वो परमानेंट है। 370 हट सकता था, वो इसलिए हटा क्योंकि वो टेम्पररी था, लेकिन 371F जो है ये परमानेंट है, ये नहीं हट सकता। लेकिन ज़्यादा समझ में राजनीति की नहीं रखता सिक्किम की। 2 विषय है, मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति अपने समुदाय के लिए, चाहे वो सिक्किम में रहते हो चाहे दार्जिलिंग में रहते हो, क्योंकि हमारा खून तो एक है, हमारे पूर्वज एक है, हमारी वेशभूषा, भाषा, बोली तो एक है। अगर कोई सिक्किम के मुख्यमंत्री चाहे चामलिंग करे चाहे हमारे गोले साहब करे, अगर वो आकर के दार्जिलिंग की जनता को, दार्जिलिंग के विधायक सांसद को प्रोत्साहन करने के लिए एक बैठक, एक मीटिंग करते हैं, तो मुझे लगता है उसमें खराबी कुछ भी नहीं है। सब बंगाल सरकार की कोई प्रतिनिधि उसमें उपस्थित नहीं थे। आवश्यकता ही नहीं है ना, आवश्यकता ही नहीं है। ये दार्जिलिंग इस क्षेत्र को लेकर के थी और बंगाल की प्रतिनिधि बुलाना, क्योंकि वो कोई, देखिए वहाँ की सरकार के विधायक, मुख्यमंत्री और हम लोग बैठे थे, ये 2 अलग विषय हैं। ये हमारी एक वर्किंग कमेटी हमने बनाई थी जो दार्जिलिंग में भी अपने 11 जनजाति के लिए काम कर रहा है, वो भी काम कर रहे हैं। आपस में आइडिया को एक्सचेंज करेंगे, कहीं कम बेसी हो तो एक दूसरे के नॉलेज बैंक को यूज करके, क्योंकि अल्टीमेटली होना एक साथ ही है, तो हम एक साथ बढ़ेंगे। इसमें गलती तो कुछ नहीं, हम तो यहाँ मेल मिलाप की बात कर रहे हैं, झगड़े की बात नहीं कर रहे हैं। अगर इसमें किसी को आपत्ति है तो भैया मुझे उसमें नहीं पढ़ना, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। और दूसरी बात, जहाँ तक उन्होंने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है, वो तो सिक्किम का सरकार का अधीन है, उनकी गैजेट निकली हुई है, उसमें तो हम लोग जा भी नहीं सकते, उसमें हम है भी नहीं। हमने तो अपनी सुविधा के लिए, अपनी समाज के लिए एक सामाजिक कार्य है। और मुझे लगता है जनजाति का विषय कोई राजनीतिक विषय नहीं है।
हर विषय को राजनीतिक विषय बनाना, मुझे लगता है इससे भी समाज के अंदर में फूट पड़ती है। और मुझे लगता है कि अगर ज्ञान ज़्यादा है तो घर में बाथरूम के अंदर अपने आप को बंद करके बकबक कर लो। बीजेपी ने लगता है ज़्यादा बात करना नेताओं के लिए, सेहत के लिए कई बार समाज को चुनाव के वक्त लेकिन वोट मांगने के लिए जो टॉपिक चूज किया गया था उसमें आपका ये भी था कि जनजातियों को उनका दर्जा दिलाया जाएगा। हाँ वो था, वो मैं उसमें काम कर रहा हूँ, मैं उसमें डिटेल में बता दिया, नहीं तो आधा घंटा लग जाएगा उसमें काम पहुंचा। दूसरा विषय एकीकरण पे आपने अभी एकीकरण का देखिए, मैं उसमें बस एक ही लाइन कहना चाहूँगा, ये सत्य है और ये अटल है जिसको कोई बदल नहीं सकता कि दार्जिलिंग और हमारी हिस्ट्री और हमारा इतिहास एक है और वो इतिहास कोई बदल भी नहीं सकता। लेकिन दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, डुवर्स और सिक्किम का हमारा वर्तमान और भविष्य अलग है, ये भी मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। थैंक यू। तो काफ़ी लंबी बातचीत हुई, काफ़ी लंबी चर्चा हुई और मुझे लगता है ये हमारे लिए भी एक सुनहरा अवसर था, इसलिए लोगों ने इतने सवाल किए, क्योंकि हमारे एमपी साहब खबर समय में 5.5 साल बाद आए हैं। तो वो भी मुझे लगता है ये बात शायद मैं और एमपी साहब ही जानते हैं कि मैंने बहुत प्रयास किया आपको यहाँ तक लाने के लिए। शायद आपने भी इलेक्शन में इतना प्रयास नहीं किया होगा जीतने के लिए जितना मैंने आपके लिए इतना प्रयास किया। खैर यह एक मौका है और इसका स्वर्णिम लाभ भी हमने उठाया है। जाते जाते एक सवाल सिर्फ करूँगा, उसके बाद हमारा ये एंड होगा। बागडोगरा हवाई अड्डे का काम तो चालू है और इसका उद्घाटन भी मुझे लगता है कि जल्दी हो गया ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी ने कर लिया, काम शुरू हो गया। इसके नाम को लेकर एक बीच में एक सवाल उठा था कि आपने भी कहा था 2019 में कि गोरखा जाति के स्वाभिमान पर आप काम करेंगे। देखिए यहाँ पर लोगों ने सवाल उठाया था सुभाष घिसिंग के नाम नहीं, पर और भी नाम है, 8-10 नाम है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ ना मेरे लिए बीच का रास्ता क्या है, वो पहले ही बोल देता हूँ मैं, क्योंकि ये डिफेंस एयरपोर्ट है, ठीक है। तो डिफेंस एयरपोर्ट जब भी होता है उसमें नाम परिवर्तन करने में बहुत कठिनाई आती है, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुका हूँ, इसीलिए मैं उसमें पढ़ा नहीं हूँ। और हर एक व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से अपना विषय रखा है, अपने जो भी चाहते उसको रखिए। मुझे लगता है हम सब स्वतंत्र है और समय आने पे अगर सरकार कोई निर्णय लेती है जनता से पूछ करके, मुझे लगता है उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बागडोगरा भी अच्छा नाम है, मैं ऐसा मानता हूँ। और जैसे आपने कहा कि अंतिम सवाल मुझे लगता है अंतिम में होगा। हाँ, अंतिम ही। मैं आपको और आपकी सारी टीम को मैं बधाई देता हूँ और खबर समय जो है इसी तरह तरक्की करे। और देखिए एक मीडिया हाउस आज के बहुत बड़ा टूल है, चाहे वो सरकार और जनता के बीच का, नेता या जनता के बीच का, समाज और जो है जनता के बीच का। और जब जो है किसी भी समाज में, किसी भी क्षेत्र में या किसी भी राष्ट्र में एक सकारात्मक जो है मीडिया परिवार और हाउस रहता है, तो समाज में भी एक सकारात्मक परिवर्तन और बदलाव उसके कारण देखने को मिलता है। और इस प्रयास में खबर समय बेबाक है। आप टीएमसी को नहीं छोड़ते, बीजेपी को नहीं छोड़ते। और मुझे लगता है एक मीडिया हाउस ऐसा है जिसको कोई ये नहीं कह सकता ये बीजेपी का है या टीएमसी का है। इसके लिए आप सब बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। और मैं दर्शकों से आवेदन करूंगा कि आप इस पूरे कार्यक्रम को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें सांसद जी ने बहुत सारे खुलासे किए हैं, जो खुलासे शायद आपको इस कार्यक्रम में मिलेंगे। और अगर आपको देखना हो तो इसके बाद आपको शायद हो सकता है कुछ समय लग जाए, 1 महीना 2 महीने के बाद में वो घोषणाएं हो, मगर इस कार्यक्रम के माध्यम से इन्होंने आज ही ये घोषणाएं कर दी हैं। तो आप हमारे कार्यक्रमों को प्रेम देते रहें यूं ही और देखते रहे हर समय खबर समय। धन्यवाद। नमस्कार।